हाय फ्रेंड्स, अभी का जो टॉपिक है मेरा दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी 352, दैट इज़ आर्टिकल 352। अब इसके बारे में पूरा एक हिस्ट्री समझेंगे इसकी, साथ ही साथ ये समझेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड पे हम नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन था और बाद में क्या चेंज किया गया। क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री में एक बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। वैसे तो देखिए एक बार नहीं लगी, आपको बता दूं एक बार नहीं लगी है, ऑन द बेसिस ऑफ द वॉर अभी तक 4 बार लग चुकी है। लेकिन हम जिस नेशनल इमरजेंसी को हम जानते हैं और याद रखते हैं, उसका जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा ना डिस्प्यूटेड था। मतलब ऑल्दो वो भी आर्म्ड रेबेलियन वाला जो वर्ड यूज किया गया था वहां पे, सॉरी इंटरनल डिस्टर्बेंस जो यूज किया गया था, सॉरी इंटरनल डिस्टर्बेंस यूज किया गया था, उस ग्राउंड पे लगाया गया था। लेकिन हम सबको वही याद रहता है, बाकी का हमको नेशनल इमरजेंसी याद ही नहीं रहती है। आप फिगर आउट करिए कि कब कब हुई थी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं मैं कि नेशनल इमरजेंसी एक बार सिर्फ नहीं लगी है, ये बात आपको बता देना चाहता हूं मैं, क्योंकि हमको लगता है क्योंकि बाकी इमरजेंसी की हम बात ही नहीं करते ना, कभी बाकी इमरजेंसी की हम बात ही नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1975 से लेके 77 वाला जो एरा था जिसमें इंदिरा गांधी मैडम ने इमरजेंसी लगाई थी, वही सबको याद रहता है और बार बार ये जो करंट गवर्नमेंट है उसी को हाईलाइट करती रहती है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा इससे भी आगे बढ़े और अब जरा समझते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड पे पहले हम नेशनल इमरजेंसी आज के टाइम पे लगा सकते हैं। तो आज के टाइम पे लगाने के लिए 3 ग्राउंड है। पहला है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा है आर्म्ड रेबेलियन। ओके, अब देखिए यहां पे थोड़ा समझते हैं कि आर्म्ड रेबेलियन था क्या पहले। देखिए पहले आर्म्ड रेबेलियन जैसा कोई वर्ड नहीं था। पहले जो वर्ड था दैट वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस तो जब CAA पास हुआ उसके बाद में भी आपने मोर्चा संभाल रखा था, बहुत जगह पे वो हुए थे, पब्लिक प्रोटेस्ट हुए थे एक तरह से CAA के टाइम पे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और फार्म बिल के अगेंस्ट भी हुआ था। तो क्या उसको हम इंटरनल डिस्टर्बेंस मान सकते हैं? बिल्कुल मान लो भाई, उसके बेसिस पे आप इमरजेंसी लगा दो। लेकिन वही बात है, क्या उसके अंदर आर्म्स यूज किए गए थे क्या? तो इंटरनल डिस्टर्बेंस काफी वेग था, काफी वेग टर्म था, इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया था कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये डिफाइंड नहीं था। तो इसका फायदा उठाया था मैडम जी ने, मैडम इंदिरा गांधी जी ने, मैं सोनिया गांधी निकल रहा था मेरे मुंह से, चलिए इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। अभी तो मूवी भी बनी है इसके ऊपर। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भाई हमारे यहाँ पे यूनिक फीचर है। अगर आप देखेंगे ना वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत रेयर आपको मिलेगा। ये जो हमारा जो फीचर है ये हमने कहां से लिया है? वी हैव टेक, इसका सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इमरजेंसी? इसका सोर्स है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका सोर्स है, जहां पे इमरजेंसी प्रोविजन था जो वाइसरॉय के हाथ में था। ओके, और वहीं से हमने एक बार आपको बताता हूं मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने काफी कुछ लिया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, अब इसका सोर्स आपको बता दिया मैंने। अब दूसरी चीज समझते हैं कि यहां पे अम्बेडकर साहब ने क्या बोला है। अम्बेडकर साहब ने बोला है कि इमरजेंसी के टाइम पे ऐसी सिचुएशन अगर अराइज हो जाती है तो हमारा जो फेडरल फीचर है, हम अपने को बोलते हैं ना हमारे फेडरल कंट्री है, तो जो फेडरल फीचर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनिटरी हो जाएगा वो। तो आपको पता ही है इमरजेंसी के टाइम पे पूरी पावर किसके हाथ में आ जाती है? सेंट्रलाइज हो जाती है। सेंटर को पावर होती है कोई स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है, करेक्ट? सारे डिसीजन सेंटर ले सकता है, पूरी सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म होता है। तो दैट्स वाई हमारी कंट्री में बिना कॉन्स्टिट्यूशन को बदले हुए, ये समझ रहे हैं आप, ये प्रोविजन इतना स्ट्रांग प्रोविजन है कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन को बदले हुए आप पूरी सत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं। तो ये यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, हमारे यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि टाइम पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे यूनिटरी टिल्ट हो सकता है। और ज्यादा करके देखिए हम अपने आप को क्वाज़ी फेडरल इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमारा जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स द सेंटर है ही। इससे पहले की भी मेरे वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत जगह पे ऐसा है जब सेंटर क्या कर सकता है, स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। ऐसे टोटल 5 आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन में इसको डिस्कस करेंगे अलग से। तो चलिए ये तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं इससे जरा और बहुत सारी चीजें समझनी है हमें। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि इसको जरा जो 3 ग्राउंड्स हैं ये तो चलिए कंफर्म है हमारे, पहले ये नहीं था। इसके बाद अब बात करते हैं कि हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस जो ऐड किया है, जो हमने ऐड किया ना इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये हमने कौन से अमेंडमेंट के बाद ऐड किया? दैट वाज एडेड आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट।
ये आपको पता होना चाहिए कि हम, क्योंकि पहले नहीं था तो इसको हमने अभी 44th क्या है, 44th क्यों बार बार आपको देखूंगा, आपको बताऊंगा मैं इस पूरे नेशनल इमरजेंसी के टॉपिक में मैं बार बार 44 लूंगा मैं। 44 का मतलब क्या है, देखिए 44th अमेंडमेंट 1978 में आया था। अब आपको बता देता हूं 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं 42nd, ठीक है। तो जो चीजें 42nd में की गई थी, बहुत सारी चीजें 44th के थ्रू अमेंड की गई, उसको वापस से रेटिफाई की गई, चेंज किया गया। और उसी में से कुछ अमेंडमेंट नेशनल इमरजेंसी के रिलेटेड भी थे, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी बहुत आसानी से उन्होंने ना लगा दिया था ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो बोला गया कि इस तरह से तो आसानी से नहीं लगाया जाना चाहिए, उसके लिए बहुत कठिन थोड़े प्रोविजन करने पड़ेंगे। तो आप 44th अमेंडमेंट में देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजन को काफी कठिन किया गया है, कि ऐसा किया गया है कि भाई आसानी से ना लिया जा सके। कहने का मतलब ये है मेरा बस। अब सबसे बड़ी चीज, क्या पीएम क्या अपनी मर्जी से नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है? अब जरा समझते हैं। तो देखिए, पीएम अपनी मर्जी से नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकता, क्योंकि पीएम को अपनी कैबिनेट से, किससे? अपनी कैबिनेट से रिटर्न अप्रूवल लेना पड़ेगा, अपने कैबिनेट से। अब देखिए, पहले ऐसा कोई टर्म था ही नहीं, ये जो कैबिनेट वर्ड है 44th अमेंडमेंट में ऐड हुआ है। और कैबिनेट किसका पार्ट होता है? कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। और कैबिनेट वर्ड भी जोड़ा गया है 44th अमेंडमेंट के बाद। क्यों जोड़ा गया है? देखिए, काउंसिल अपने आप में काफी बड़ी बॉडी है, आपको पता है मैक्सिमम 15% ऑफ द उस पर्टिकुलर हाउस के लोग हो सकते हैं उसके अंदर, काउंसिल के अंदर, इंक्लूडिंग पीएम। और कैबिनेट छोटी बॉडी होती है, कैबिनेट अराउंड 15 से 20 मैक्सिमम हो गए तो हो गए। तो बोला गया है कि अगर नेशनल इमरजेंसी जैसी अगर सिचुएशन कोई आ जाती है, वैसी कंडीशन अगर इमर्ज हो जाती है, तो उस केस में पीएम एक छोटी सी मीटिंग बुला के, सीक्रेट मीटिंग बुला के, जो स्पेशली कैबिनेट की होगी, कैन टेक द डिसीजन। और कैबिनेट का अप्रूवल, रिटर्न अप्रूवल उसके लिए जरूरी है। रिटर्न रिकमेंडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं कहीं लिख देता हूं आपके लिए, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या चाहिए भाई इसके लिए? अगर लगाना है तो रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, ठीक है। और ये किसका पार्ट है? एक काउंसिल का ही पार्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट है, ठीक है। अगर बिना इसके नहीं लगाया जा सकता, सिंपल सी बात है। और इसको 44th अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया, प्लीज मेक श्योर दिस, ओके। इसको आप दिमाग में रखेंगे। अच्छा, एक और चीज जो, अच्छा लगाता कौन है, चलिए ये भी बता देता हूं मैं। ये तो भाई अप्रूवल लगाएगा कौन? प्रेसिडेंट लगाएगा, बराबर, प्रेसिडेंट ही लगाएगा ना। प्रेसिडेंट को अलग एडवाइस करेंगे, प्रेसिडेंट लगाएगा। प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन पावर तो है नहीं है, ये तो कैबिनेट अप्रूव करेगा, तो प्रेसिडेंट को बोलेगा भैया हमारा अप्रूवल है, अप्रूवल लीजिए और लगा दीजिए। प्रेसिडेंट बोलेगा ठीक है भाई, हम क्या करें, लगा देते हैं, ठीक। क्या इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इस चीज के ऊपर? यस। जिस ग्राउंड पे आप लगा रहे हैं, जिस ग्राउंड पे आप नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं, और उस जो आप सबमिट कर रहे हैं ना, उसके ऊपर, उस सेटिस्फैक्शन के ऊपर, उस प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन के ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके ऊपर हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। दैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि आपने जिस ग्राउंड पे लगाया है वो ग्राउंड सही है या नहीं है। अगर ग्राउंड अगर मेलिफाइड रहा, ठीक है, मेलिफाइड मतलब उसका रॉन्ग इंटेंशन रहे, जैसे कि आज भी बोला जाता है ना, 1975 से लेकर 1977 में लगाया गया था, उसके काफी रॉन्ग इंटेंशन थे मैडम के, ठीक है। तो अभी चलो उसमें नहीं जाएंगे। तो इस केस में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अभी कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है? ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने इन द मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस कौन से ईयर में? 1980 में, ठीक है। मिनर्वा मिल केस काफी इंपॉर्टेंट है, अलग से हम डिस्कस भी करेंगे उसको। उसका काफी कुछ रिलेशन डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में भी है। उसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब कभी भी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी, दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो हम फंडामेंटल राइट को मानेंगे, प्रायोरिटी देंगे बेसिकली। ओके, मिनर्वा मिल केस में उन्होंने बोला है इस बात को। चलिए, तो ये बात आपके लिए क्लियर हो गया। अभी तक हमने जो चीजें बताई आपको, आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि पीएम इस टाइम पे अपनी मर्जी से तो नहीं लगा सकता, ये तो बात कंफर्म है भाई, इसमें कोई दुराय नहीं है। प्रेसिडेंट लगाएगा, किसके रिकमेंडेशन में? पीएम एंड कैबिनेट, ठीक है, काउंसिल भी नहीं है, कैबिनेट लिखा है वहां पे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब या तो पूरी कंट्री के लिए भी लगाया जा सकता है, फिर थोड़े से पार्ट के लिए भी लगाया जा सकता है, ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि पूरी कंट्री के लिए हमें लगाना। अगर
चाहते हैं कि जब मतलब देखिए कि आर्म्ड रेबेलियन अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में है, देखिए वॉर के केस में तो हमें देखने को मिलता है कि वॉर के केस में जनरली क्या करते हैं कि पूरे ऑल ओवर कंट्री लगा दिया जाता है। लेकिन अगर बात आती है यहाँ पे एक आर्म्ड रेबेलियन की, तो उस केस में क्या किया जाएगा, इट कैन बी स्पेसिफाइड टू अ एरिया, एक छोटे से एरिया तक भी रख सकता है जहां पे जब तक उस एरिया की सिचुएशन कंट्रोल ना हो जाए, लेकिन वो भी एक्सट्रीम सिचुएशन में, अगेन बता रहा हूं दैट इज एक्सट्रीम सिचुएशन में। ओके, बिकॉज अभी देखिए कितना मणिपुर में कितना हंगामा हुआ था ना, वायलेंस हुआ था। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली नेशनल इमरजेंसी के ऑप्शन के लिए चली गई? नेशनल इमरजेंसी इज अ वेरी 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 लास्ट ऑप्शन, सबसे आखिरी ऑप्शन है। जब सिचुएशन पूरा ही आउट ऑफ हैंड हो जाए तब जाया जा सकता है, अदरवाइज आज की गवर्नमेंट है, आगे मुझे लगता है इन फ्यूचर में जब तक भाई हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, मुझे लगता नहीं कि कोई गवर्नमेंट उसके लिए जाएगी, क्योंकि अगेन एक रॉन्ग इमेज देता है गवर्नमेंट का ना, एक वर्ल्ड वाइड भी रॉन्ग इमेज जाती है। जब इतना मीडिया इस टाइम एक्टिव है तो डेफिनेटली इट विल गिव रॉन्ग सिग्नल टू द वर्ल्ड कि भाई इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि इसके लिए गवर्नमेंट जाएगी, गवर्नमेंट के पास ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर है। वही यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट की बात यहाँ पे करेंगे, मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह कैबिनेट आई विल प्रेफर इट किया जाएगा। कब किया जाएगा भाई? अगर इन्होंने भेजा और प्रेसिडेंट ने भाई लगा दिया इमरजेंसी, तो विद इन वन मंथ क्या होना चाहिए? इट शुड बी पास्ड इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी। कौन सी मेजोरिटी भाई? बाय द स्पेशल मेजोरिटी। अच्छा, ये जो 1 मंथ का क्राइटेरिया है ना, ये भी बता देता हूं सब चीजें अभी। ये जो 1 मंथ का क्राइटेरिया ये भी 44th के बाद ऐड किया गया है। इससे पहले क्या था? इससे पहले 2 मंथ था। अभी देखिए, आप समझ रहे हैं अभी 44th अमेंडमेंट ने कितना मेजर रोल प्ले किया है यहाँ पे। इससे पहले 2 मंथ के अंदर पास होना चाहिए, लेकिन 44th ने क्या बोला? नहीं भाई, आप अगर करना चाहते हैं तो आपको 1 मंथ के अंदर ही पास करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी। अगर क्या पता ग्राउंड अगर कोई मेलिफाइड है, इंटेंशन खराब है, तो भाई अगर पास नहीं होगा तो बात खत्म। लेकिन देखिए जनरली क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट पावर में रहती है तो पास तो करा ही देती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक बार अप्रूव हो गया तो क्या पूरे लाइफ टाइम के लिए रहेगा क्या? नहीं, एक बार अप्रूव हो गया तो उसको टाइम टू टाइम पे आपको अप्रूव करना पड़ेगा। जैसे 6 महीने का एक बार अगर आपने अप्रूव कर दिया, लेट्स सपोज अभी का एग्जांपल लेते हैं, नाउ इट्स 4th Feb, आपने इस दिन अप्रूव किया है, तो अगले 6 महीने बाद, फरवरी के बाद अगला 6ठा महीना देख लीजिए आप, आई थिंक अगस्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगस्त में आपको वापस अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक और बात यहां पे, अगर आपके सेकेंड अप्रूवल के टाइम पे लोकसभा उस टाइम सेशन में नहीं है, तो क्या होगा? बाय द टाइम जब लोकसभा की सिटिंग होगी तो उस मंथ में पहले, मतलब ना 1 महीने के अंदर अप्रूवल होना चाहिए। समझ में आ गई बात? और हर बार आपको 6 महीने में अप्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार अप्रूव करा दिया तो चलो अब लाइफ टाइम के लिए। पहले ऐसा ही था। पहले क्या था कि एक बार अप्रूव कर लिया मतलब इनडेफिनाइट टाइम के लिए चलता रहेगा वो, बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब पीएम बोल रहा है तो चलो चलाते रहो उसको, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। जब तक कैबिनेट चाहती है, जब तक पीएम और कैबिनेट की डिजायर है, तब तक उसको बढ़ाते रहो। लेकिन जैसे ही 44th अमेंडमेंट आया, उसने बोला नहीं, 1 मंथ का क्राइटेरिया यूज करो, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी डालो, और स्पेशल मेजोरिटी तो पहले भी थी, और उसके बाद यहाँ पे आप 6 मंथ एट ए टाइम करो, 6 मंथ एट ए टाइम। एक बार आप 6 महीने के लिए करेंगे, उसके बाद वापस से आपको अफॉर्म कराना पड़ेगा, वापस से रीइंट्रोड्यूस करके करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके रिवोक कैसे किया जाएगा। ये तो लगाने की बात हो गई, लगाने की बातें हमने पूरी क्लियर कर ली। अब इसको रिवोक करने की बातें करते हैं कि रिवोक कैसे किया जाएगा। देखिए, पहला तो है रिवोक के लिए कंडीशन है कि प्रेसिडेंट साहब इसको ऑर्डर दे दें। प्रेसिडेंट साहब खुद प्रोक्लेमेशन को, मतलब ना सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से उसको क्या करें, वो उसको रिवोक कर दे। प्रेसिडेंट के पास पावर है इसको रिवोक करने की, या फिर लोकसभा एक रिजोल्यूशन पास करे। अभी लोकसभा रिजोल्यूशन कैसे पास करेगी? देखिए, 44th अमेंडमेंट ने ये भी ऐड किया है, 44th अमेंडमेंट ने ऐड किया है। 44th अमेंडमेंट ने क्या बोला है कि 1/10 ऑफ द लोकसभा एक रिटर्न नोटिस देगी। किसको? स्पीकर को रिटर्न नोटिस देंगे, और क्या किया जाएगा कि सेशन बुलाया जाएगा उस टाइम पे, और सिंपल मेजोरिटी से उसको क्या किया जाएगा, उसको पास किया जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर 1/10 ऑफ द मेंबर अगर स्पीकर को रिजोल्यूशन दे रहे हैं, सॉरी एक वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं अगर, ठीक है, अगर
14 दिन के अंदर, अगर ये बताइए चलिए, अगर हाउस सेशन में ही नहीं है, ये मान के चलिए कि हम मान के चलते कि हाउस उस टाइम पे सेशन में ही नहीं है, तब क्या होगा? तब यहाँ पे ये होगा कि 14 दिन के अंदर एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा रिवोक करने के लिए। ठीक है, तो ये समझ के रखिए यहाँ पे कि रिमूवल थोड़ा बहुत इजी बना दिया इसका, लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं इंप्लीमेंट करने की बात, तो काफी डिफिकल्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, तो अगर पूछा जाए आपसे कि अगर यहां पे अगर रिवोक करना है तो कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन वही अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो कैसी मेजॉरिटी चाहिए? आपको चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, ये बात आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हुई होगी आपको। ठीक है, दो तरीके से रिवोक किया जा सकता है, प्रेसिडेंट खुद रिवोक कर दे या फिर 1/10 ऑफ द मेंबर एक रिटर्न नोटिस भेजे स्पीकर को, और स्पीकर उसको इंट्रोड्यूस किया जाए फॉर द रिवोक करने के लिए और पास कर दिया जाए। और यहाँ पे राज्यसभा की पावर है क्या? देखिए, राज्यसभा को यहाँ पे पावर नहीं दी गई, यहाँ पे लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और लोकसभा उसको पास करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका इफेक्ट देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। इतना आई थिंक मेरे हिसाब से काफी क्लियर रहा होगा आपके लिए। चलिए अब इसका देखते हैं मैं एग्जीक्यूटिव इफेक्ट क्या होगा। देखिए, सेंटर मतलब यूनियन की बात यहां पे कर रहा हूं, जो पार्लियामेंट की बात यहां पे कर रहा हूं मैं। पार्लियामेंट के पास पूरा डायरेक्ट कंट्रोल होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ऑल्दो मैंने ये नहीं बोला कि स्टेट एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से ना वो है इनइफेक्टिव हो गया, नहीं, लेकिन सेंटर के पास पूरी पावर है दैट सेंटर कैन मेक अ लॉ या सेंटर कैन गिव द डायरेक्शन टू द स्टेट, एंड स्टेट को क्या करना पड़ेगा? स्टेट को पूरी तरीके से उसको फॉलो करना पड़ेगा। Although state government continue to function, but they are under the direct control of whom? They are direct control of union. ठीक है, अभी देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो उस केस में भी सेंटर बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देता है। ऐसा नहीं कि सेंटर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर स्टेट को नहीं देता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मैटर पे देता है, हर एक मैटर पे नहीं देता है। हमारे यहाँ पे हम फेडरलिज्म की बात करते हैं ना, तो स्टेट को बिल्कुल पावर है हमारे यहाँ पे, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी की बात होती है तो इन दैट केस सेंटर हर एक मैटर पे इनको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, हर एक मैटर पे इनको ऑर्डर दे सकता है, एंड दे आर सपोज टू फॉलो दैट, उनको फॉलो करना है। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव डिफरेंस। अभी ये एग्जाम में पूछा था कि आप नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या स्टेट मशीनरी पूरी तरह से फेल हो जाती है या फिर स्टेट मशीनरी क्या बोलते पूरी तरह से फंक्शन नहीं करती है? देखिए, ऐसा नहीं है, स्टेट कंटिन्यू टू फंक्शन, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन करती है, लेकिन उनको ऑर्डर्स कहां से आते हैं? यूनियन की तरफ से। यूनियन जो बोलेगा उनको वो फॉलो करना पड़ेगा इन ऑल द मैटर, कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस ये बात इतना दिमाग में रखिए। क्या लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है क्या? अरे भाई काहे को डिसॉल्व होगी, क्यों डिसॉल्व होगी? कोई मतलब थोड़ी यहां पे डिसॉल्व करने की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेजिस्लेटिव इफेक्ट, बिल्कुल यहां पे पार्लियामेंट को पूरी पावर है दैट दे कैन मेक अ लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। और ये चीज मेंशन कहां है? ये आर्टिकल 250 में मेंशन है, ये आर्टिकल 250 में मेंशन है। ठीक है, कि पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट एज वेल। लेकिन वो लॉ कब तक इफेक्टिव रहेगा? 6 मंथ के लिए बस। सॉरी, 6 मंथ के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ही इमरजेंसी के टाइम पे तो रहेगा, जब तक इमरजेंसी का पीरियड है तब तक रहेगा। इमरजेंसी के बाद 6 महीने तक रहेगा, मैक्सिमम 6 महीने तक रहेगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर क्या कराए जाते हैं? 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे जैसे ही इमरजेंसी हटेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि लॉ पास किया जा सकता है, और ये भी कहां मेंशन है? आर्टिकल 250। चलिए बता दिया मैंने। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ेगा? प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड द सेंटर एंड द स्टेट। बिल्कुल, प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का, इससे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन कौन रिकमेंड करता है? फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है अंडर आर्टिकल 280। लेकिन जब इमरजेंसी का टाइम है, नेशनल इमरजेंसी का टाइम है, तो बिल्कुल अपने हिसाब से लोग थोड़ा सा उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, रिसोर्सेज कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं। बिकॉज अब वॉर अगर हो रखी है, अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आ रखा है, तो उस केस में रिसोर्सेज वहां पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे ना। सेंटर अब स्टेट को पैसा नहीं दे पाएगा, तो यहां पे इस चीज का थोड़ा मतलब इसलिए रखा गया पार्ट है। ओके, और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी वैसे ही वापस से पुराना जो मैकेनिज्म था वो रिस्टोर कर लिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स पे इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। आर्टिकल 358 क्या कहता है भाई? देखिए, दो स्पेसिफिक आर्टिकल, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359।
आर्टिकल 358 ये कहता है कि आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली जैसी इमरजेंसी उन्होंने लागू किया, आर्टिकल 19 वैसे ही सस्पेंड हो जाता। आर्टिकल 19 के लिए कोई सेपरेट ना उन्हें रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अदर आर्टिकल्स के लिए, अदर फंडामेंटल राइट्स के लिए एक सेपरेट रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। लेकिन दो आर्टिकल ऐसे हैं, दैट इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये कभी भी हम सस्पेंड नहीं होंगे ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। लेकिन आर्टिकल 19 तो जैसे ही आपने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की वैसे ही आर्टिकल 19 सस्पेंड हो गया। आपको पता ही है सारे के सारे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन हो गया, दुनिया भर के जो फ्रीडम हमारे हैं ना, वो सारे के सारे इसी में आते हैं। ओके, हम इसको बहुत छोटा आर्टिकल समझते हैं, बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत वाइडर स्कोप है इसका। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 किसी भी तरीके से यहाँ पे सस्पेंड नहीं होगा। चलिए, ये तो चलिए इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, दोनों को कंपैरिजन में रख के। अपने आप में काफ़ी बड़े टॉपिक हैं दोनों। आप देखते हैं यहाँ पे लोकसभा के लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जनरली हमको पता है 5 साल का टर्म होता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे वी कैन एक्सटेंड इट, उसको हम मतलब पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकते, मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट एक्सटेंड कर सकते हैं 1 ईयर एट अ टाइम। 1 ईयर एट अ टाइम, एक बार में आप 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी आप 1 ईयर एट अ टाइम आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए जरा क्या है आर्टिकल 83 क्या कहता है, द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा इज फॉर द 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स सिटिंग। However, during national emergency, the parliament can extend the term of Lok Sabha by passing a law for 1 year at a time. 1 year at a time beyond the 5 year. जैसे 5 साल का होता है, अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो 1 साल के लिए एक बार में बढ़ा सकते हो आप। लेकिन जैसे ही वो नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है, 6 महीने के अंदर क्या कराया जाएगा, 6 महीने के अंदर इलेक्शंस कराए जाएंगे। ये बात आपके दिमाग में रखना चाहिए। और ठीक है, वैसे ही 6 महीने तक जितने भी लॉ बनते हैं उस टाइम पे वो 6 महीने तक चलते हैं। उसके बाद डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली सीज टू ऑपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं अगेन, ये तो एग्जांपल हमारे पास है ही। 5th लोकसभा थी 1971 से लेकर 1977 तक चली थी, जबकि वो 1975 तक चलनी चाहिए थे, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी क्या है, इट कैन बी 1 ईयर एट अ टाइम। अगेन वही आपको दिमाग में रखना है, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का टाइम ड्यूरेशन बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। ओके, अभी 44th अमेंडमेंट को अगेन अभी यहाँ पे मैंने सम अप किया है। अब 1-2 क्वेश्चंस करेंगे हम, और साथ ही साथ इसके अगले वाले क्लास में मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर मैं आर्टिकल 358 और 359 का सेपरेट में डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत क्लियर कट पिक्चर दे देगा, ठीक है। अभी देखिए आर्टिकल 44th अमेंडमेंट ने क्या क्या चीजें की, ये देखिए। रिप्लेस इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रेबेलियन, ये तो आपको बता दिया मैंने। रिक्वायर्ड बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बियॉन्ड 1 मंथ, ठीक है। देखिए पहले 2 मंथ था, उसको 1 मंथ किया गया यहाँ पे, ओके। और आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इमरजेंसी। और क्या चीजें की गई हैं, हमने 44th अमेंडमेंट के बाद क्या क्या ला रखा है भाई, ये तो है 1 मंथ हमने कर रखा है। और हाँ चलिए इतना ही है बस अभी के लिए तो, ओके। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम ए नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे कैबिनेट होना चाहिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कैबिनेट होना चाहिए यहाँ पे, ओके। बिकॉज कैबिनेट वर्ड यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है, तो वी डोंट गो विथ यहाँ पे सी नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, यहाँ पे कैबिनेट चाहिए अपने को। तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। The President has the power to suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental right during national emergency। बिल्कुल सही हो गया भाई, सही बात है। तो 2 वाला तो सही है बिल्कुल। 1 वाले में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, कैबिनेट वर्ड प्रॉपर मेंशन है हमारे आर्टिकल 352 में, तो दिमाग में रखिए आप, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंफ्यूज मत चाहिए, रॉन्ग आंसर है वैसे, यहाँ पे गलत है, ठीक है। मैं खुद मानता हूँ ये गलत है, कैबिनेट वर्ड के साथ हमें जाना है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड, अपना कौन सा है, 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, 20 और 21। और 19 जो आर्टिकल 19 कौन से आर्टिकल के अंडर सस्पेंड होता है, आर्टिकल 358। और बाकी के अदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21 के लिए हमें अलग से प्रोक्लेमेशन करना पड़ता है, अलग से रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है दैट वी वांट अदर आर्टिकल टू बी सस्पेंडेड, अदर फंडामेंटल राइट टू बी सस्पेंडेड। तो उसके लिए हमें अलग से पास करना पड़ेगा एक रिजोल्यूशन। अदरवाइज अगर रिजोल्यूशन पास नहीं करेंगे तो आर्टिकल 19 तो सस्पेंड माना जाएगा, ये बात आप समझ के चलिए।
तो ये था हमारा पूरा नहीं है अभी, इसके ऊपर इसके बाद एक और लेक्चर में बनाऊंगा नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359, और उसके बाद फिर स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी का कंपैरिजन। पूरा वीडियो अभी इसके बाद चलता रहेगा, 3-4 वीडियो इसके ऊपर पूरा डिटेल में बनाऊंगा मैं, और सेपरेटली बनाने का पर्पस ये होता है जिससे हम पूरा फोकस के साथ एक एक टॉपिक को कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नेशनल इमरजेंसी के अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इससे पहले की वीडियो में नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिटेल डिस्कस किया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। कोई इसके बारे में ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि देखिए सब यही बोलते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ 20 और 21 नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम बारीकियों से देखें तो आर्टिकल 358 में भी कुछ केस है, आर्टिकल 359 में भी कुछ केसेस हैं, कौन से अमेंडमेंट के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, सच कहूँ तो आपको। और हमें इन्हीं डिटेल्स में आजकल जाने की जरूरत है, क्योंकि आजकल इन्हीं डिटेल्स पे क्वेश्चन आते हैं, और हम बोलते हैं हमने तो जो ऊपर का ओवरव्यू ले रखा है हम उसी के ऊपर स्टिक रहते हैं। हम बोलेंगे अरे नहीं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दो तो बाकी सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन कब कब होते हैं भाई? क्या बाकी आर्टिकल्स के लिए कुछ सेपरेट रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है? क्या है ये चीज़ हमें जानने की बहुत जरूरत है। चलिए, अब इसीलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके इसके ऊपर आते हैं। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, सस्पेंड हो जाएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 358 क्या बोलता है। आर्टिकल 358 सिंपली बोलता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होगी, जब प्रोक्लेम कर दिया जाएगा, तब आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन क्या आर्टिकल 19 पूरा आर्टिकल 19 में से 6 सेपरेट आर्टिकल्स आते हैं, सॉरी 6 सेपरेट पार्ट हैं इसके अंदर। ओके, अब यहां पे बात यह है कि नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड है। पहला है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा है आर्म्ड रेवेलियन। बराबर, 3 आर्टिकल, 3 यहां पे बेस है नेशनल इमरजेंसी के। तो देखिए, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगी, तब तो मैं आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड मानूंगा। समझे आप क्या बोला मैंने? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो मैं मानता हूं कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया। लेकिन सॉरी, मैंने गलत बोला, क्या वॉर एंड एक्सटर्नल। लेकिन अगर आर्म्ड रेबेलियन पे, क्या बोला मैंने, अगर आर्म्ड रेबेलियन पे लगता है, अगर आर्म्ड रेबेलियन पे लगता है तो मैं यहां पे इसको अप्लीकेबल नहीं मानूंगा। आर्म्ड रेबेलियन के टाइम पे आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, ये आपको बता देना चाहता हूं मैं। समझे आप? तो वही बात यहां पे बोली गई, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो है। और इसको ऐड कब किया गया था? इस प्रोविजन को ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 1978 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि नेशनल इमरजेंसी लग तो रही है, लेकिन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे तो देखिए नो चॉइस ऑफकोर्स। लेकिन आर्म्ड रेबेलियन तो यार किसी स्पेसिफिक एरिया में होगा ना, ऐसा मान के चलते हैं हम। तो वैसे केसेस में आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वाज एडेड आफ्टर द 44th अमेंडमेंट। एक समझिए, एक तरह से इन्होंने आर्टिकल 19 को प्रोटेक्ट किया है। तो 44th अमेंडमेंट हैज प्रोटेक्टेड आर्टिकल 19, ओके, इन दिस वे। चलिए आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो ये अगर एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली गेट सस्पेंडेड, बट नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ द आर्म्ड रेबेलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल 19 अगर सस्पेंडेड है तो उसके खिलाफ, मतलब उसके खिलाफ अगर जो भी अगर गवर्नमेंट एक्शंस लेती है तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। भले आपका आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा होगा, आर्टिकल 19 आपका वायलेट हो रहा होगा, लेकिन देन टू यू कांट चैलेंज द गवर्नमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ वॉट एवर हैज हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इमरजेंसी। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट अगर एग्जीक्यूटिव एक्शंस ले रही है तो उस टाइम पे आप चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। ओके, एक बार इमरजेंसी अगर लिफ्ट हो गई तो जितने भी वो चीजें गवर्नमेंट ने कर रखी थी, जो भी है कर रखी थी, तो आप उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते, पहली बात है। लेकिन आर्टिकल 19 वापस से रीइंस्टेट हो जाएगा, वापस से एज इट इज हो जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो भी उस टाइम पे किया था, यू कांट ना क्वेश्चन इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये आपको दिमाग में रखना है। ये नहीं कि भाई खत्म हो गया तो चलो, अब चलो मैं चाह रहा हूं भाई सुप्रीम कोर्ट में चलो तुमको दिखाता हूं मैं, ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है,
तो देखिए यहां पे वो लिखा है, नो एक्शन टेकन ड्यूरिंग द इमरजेंसी कैन बी चैलेंज रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बात है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है यार, ये देखिए, नॉट अप्लीकेबल इन द केस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस तो हटा दीजिए अभी, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑलरेडी हमने चेंज कर दिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस टू आर्म्ड रेबेलियन पे आ चुके हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट फ्री स्पीच ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। अभी नेशनल इमरजेंसी लग गई और बोला कि ये जो कॉमेडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये करते हैं, जोक करते हैं, ये बंद कर देंगे सीधा इनको जेल में उठा के, और एक दो को उठा के जेल में बंद कर दिया। अगर इसी उनकी फ्री स्पीच को रोक दिया तो क्या करेंगे भाई? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट तो वैसा अभी भी कर लेती है, क्या ही कर लेता है कोई, बट ठीक बता रहा हूँ मैं बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 359 की। देखिए आर्टिकल 358 खत्म हो चुका है। आर्टिकल 359 बोलता है कि सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। कौन से दो आर्टिकल छोड़ दो यहाँ पे? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, और आर्टिकल 19 तो हमने उधर ही कवर कर लिया। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल हैं उनको अगर आपको सस्पेंड करना है, यू नीड टू इश्यू स्पेसिफिक ऑर्डर। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अलग से ऑर्डर इशू करना पड़ेगा उनको सस्पेंड करने के लिए। ओके, तब जाके सस्पेंड होंगे, ऐसे सस्पेंड नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट की जाती है, प्रोक्लेम की जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ द वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, तो क्या ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे? नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होंगे। अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 19 और 20 और 21, वो तो कभी नहीं होंगे, ये दोनों तो कभी नहीं होने वाले। और इसको ऐड कब किया गया था ये भी बताऊंगा आपको। 20 और 21 और 19 के अलावा बाकी जो आर्टिकल्स को आपको सस्पेंड करना है, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है, यूनिट टू इश्यू सेपरेट ऑर्डर, सेपरेट रिजोल्यूशन उसके लिए पास करिए आप, तब जाके। और आर्टिकल 20 और 21 को बचाने वाला कौन है? आर्टिकल 20 और 21 को बचाने वाला एक आर्टिकल है जिसको अमेंडमेंट है, जिसको बोलते हैं 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट ने क्या किया भाई? 44th अमेंडमेंट ने क्या किया कि प्रेसिडेंट जो है, ऑफकोर्स हम ये बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करता है, तो प्रेसिडेंट जो है उसके पास कोई ऐसा राइट नहीं है। प्रेसिडेंट कैनॉट सस्पेंड द राइट टू मूव टू कोर्ट for the enforcement of the fundamental right mentioned in article 20 and 21। मतलब इसके एनफोर्समेंट को बिल्कुल नहीं रोक सकता हो, लेकिन बाकी के आर्टिकल्स के एनफोर्समेंट को रोक सकता है। देखिए क्या होता है, आप कहने का मतलब है कि आर्टिकल तो एज इट इज रहते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक्चुअली आप उसके अगेंस्ट रेमेडी नहीं ले सकते। बाकी केस में क्या होता है कि अगर आपको कोई वॉयलेट करता हो तो आप रेमेडी ले लेते हो। बात तो वही है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जैसे किसी ने फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर दिया, आप सीधा कोर्ट में चले गए रेमेडी लेने के लिए, यू आर सीकिंग द रेमेडी फॉर दैट अंडर आर्टिकल नंबर 32 के अंदर ही राइट टू रेमेडी की बात करते हैं ना हम लोग। आप रेमेडी ले लेते हो या जो भी करते हो, आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक्शंस को चैलेंज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल्स तो एज इट इज वैसे ही हैं, लेकिन आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते आप। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 का एनफोर्समेंट है। आप अगर गवर्नमेंट अगर आर्टिकल 20 और 21 को आपको अगर वो करती है, वॉयलेट करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, यू कैन मूव टू द कोर्ट देन ऑल्सो। आप उस टाइम पे भी कोर्ट जा सकते हो। ओके, इमरजेंसी के टाइम पे भी आप एनफोर्स करा सकते हो इन दोनों को, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, अदरवाइज आपके बाकी आर्टिकल्स के लिए अगर वॉयलेट होते हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 के बीच में, तो आप चुपचाप से घर बैठिए, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, द अफेक्टेड फंडामेंटल राइट कैनॉट एनफोर्स बाय द कोर्ट फॉर द ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। वंस द इमरजेंसी एंड, इंडिविजुअल कैन सीक रेड्रेस इन द कोर्ट बट ओनली फॉर एक्शन टेकन आफ्टर द इमरजेंसी इज लिफ्टेड। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ, कुछ नहीं कर सकते आप, पहली बात। और 20 और 21 के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे भी आप इन्फोर्समेंट करा सकते हैं, उस टाइम पे भी रेड्रेसल ले सकते हैं, उस टाइम पे भी आप जाके उसके लिए रेमेडी ले सकते हैं। चलिए, होपफुली मैंने कोशिश की आपको समझाने की ये दोनों आर्टिकल्स। अब थोड़ा डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा तो वही कंसेप्ट है भाई, 2-3 बार इसी चीजों को करिए, समझ जाता है। अब देखिए डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं। 358 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 19 के बारे में बात करता है, करेक्ट, वही पढ़ा हमने। आर्टिकल 359 किसके बारे में बात करता है? बोलता है सारे फंडामेंटल राइट। 20 और 21 को छोड़ दो भाई। 21 वैसे क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 20 क्या है? आप खुद बताएंगे अभी। ओके, ये नहीं कि ये सोचो कि नहीं मेरे को आता है भाई, आता है, ठीक है। ऑटोमेटिक और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और हाँ सॉरी, इसमें देखते हैं। अब आर्टिकल 358 के अंदर क्या होता है? ऑटोमेटिकली इमरजेंसी जब लग गई
तो आर्टिकल 19 क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। लेकिन कौन से केस में, वॉर ऑन एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन के केस में बिल्कुल नहीं। इसके लिए अलग से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाहिए, ठीक है। बाकी फंडामेंटल राइट को अगर आपको करना है तो यू नीड अ सेपरेट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ओके। इसके लिए क्या होगा, सारे के सारे राइट सस्पेंड हो जाएंगे, ओके। और यहां पे राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट इज सस्पेंडेड, बिल्कुल। आप यहां पे बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते, और यहां पे आप चैलेंज कर सकते हो लेकिन ओनली वंस इट इज लिफ्टेड, ओके। अदरवाइज तो जाने दो आप, तो ये चीज है। अच्छा, एक और बात, ये जो यहाँ पे आर्टिकल 359 है, इसको आप हर एक केस में, यहाँ पे जैसे वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन लिखा है, यहाँ पे ऑल द केस होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑल द केस। जैसे यहाँ पे 3 केसेस होते हैं ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, तीनों केस में। अच्छा, एक और बात, आर्टिकल 358 कैन बी फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, इसको एंटायर ड्यूरेशन के लिए रखा जाता है। वेयर एज आर्टिकल 359 के अंडर बाकी आप जो सस्पेंड करते हो, आप स्पेसिफाई करते हो कि आप कब तक उन सबको ना सस्पेंड करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि पूरे ड्यूरेशन के लिए है या फिर 6 महीने के लिए है, 4 महीने के लिए, कब तक आप उनको स्पेसिफाई करोगे कि बाकी के फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 59 में कितने दिनों के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 358 आप क्या करोगे, पूरे टाइम के लिए आप सस्पेंड कर दोगे, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और आर्टिकल 358 कैन बी फॉर द एंटायर दिस कंट्री, वेयर एज आर्टिकल 359 के अंडर जो बाकी आप फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर रहे हो, वो स्पेसिफिक एरिया के लिए हो सकता है या फिर पूरी कंट्री के लिए भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। सो ये है। तो होपफुली मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। इसके ऊपर क्वेश्चन जब आते हैं तो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आपके साथ में PIQ कराऊंगा, तो और डिटेल में हम समझेंगे। बट पहले मैं चाहता हूँ तो टॉपिक में खत्म कर लो, देन आई विल कम टू द PIQ एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मे बी स्टेट इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी का कंपैरिजन होगा, या स्टेट इमरजेंसी की और डिटेलिंग में बात करूंगा मैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, प्रमोट करो। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे आपके साथ बात करूंगा आर्टिकल 356 के बारे में, जिसको हम फॉन्डली कहते हैं प्रेसिडेंट इमरजेंसी, या फिर इंटरनल इमरजेंसी, या फिर स्टेट इमरजेंसी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, अलग अलग नाम उसके हैं, या प्रेसिडेंट रूल। लेकिन साथ में समझेंगे कि आर्टिकल 355 क्या है, आर्टिकल 365 क्या है, क्योंकि आर्टिकल 355 का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आर्टिकल 365 तो उसका पार्ट ही है, वैसे आपको बता दूं मैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ आर्टिकल 356 बोल देना कि आर्टिकल 356 में सारी चीज़ें मेंशन है, थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी, ठीक है। और आर्टिकल 355 के ऊपर तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो हमारा PYQ है। आर्टिकल 355 जो लोग लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या जिन्होंने स्टेट पीसीएस के एग्जाम दिए होंगे, या फिर डिफेंस के एग्जामिनेशन दिए होंगे जो UPSC कंडक्ट करती है, 355 हैज़ बिन आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम कि 355 क्या है भाई। तो इट इज़ अ PYQ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सीधी बात। क्या भाई, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, यूनियन की ड्यूटी क्या है कि राज्यों की सुरक्षा करे। तो सिंपल सी बात वही बोली गई है कि आर्टिकल 355 में लिखा हुआ है कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट। तो उसका क्या मतलब है कि हर टाइम पे यूनियन वहां पे इंटरफेयर करेगा। देखो, यूनियन तो इंटरफेयर यही तो बोल के करता है कि हमको ड्यूटी दी है, हमको क्या दिया है, हमको ड्यूटी दी है संविधान ने कि हम तुम्हारी रक्षा करें, तो तुम हमारी बात मानो, करेक्ट, तुम्हारी बात मानोगे। चलो, it is a duty, it shall be the duty of a union to protect every state against external threat, external aggression and internal disturbance, and make sure that government of the every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। तो कहने का मतलब है सुरक्षा भी करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि वहां की फंक्शनिंग, वहां का जो काम काज है, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस हिसाब से चले, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तौर तरीके से चले, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उस हिसाब से चले, उसको ब्रेक ना किया जाए। तो क्या इसको ग्राउंड बनाया जा सकता है? डेफिनेटली ग्राउंड तो इसको बनाया जा सकता है, ग्राउंड बनाया जा सकता है ना। अगर स्टेट में, मतलब स्टेट अगर कुछ अगेंस्ट चला जाए सेंटर के, करेक्ट, तो यहां पे सेंटर क्या बोलेगा, देखिए हमारी बात नहीं मान रहे हैं, ओके। तो इसमें क्या होगा भाई, द यूनियन गवर्नमेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। ये तो सीधी बात लिखी है यहाँ पे, राइट हो गया, रेबेलियन हो गया, इंसर्जेंसी हो गया, मतलब किस, देखिए कभी राज्य के अंदर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई, उसी राज्य के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, कोई भी विद्रोह हो गया, तो कौन आएगा, सेंटर पहले आएगा बचाने के लिए राज्य को, करेक्ट। और उसके बाद ये भी मेक श्योर करने का काम है कि वहां की गवर्नमेंट अच्छे से चले।
क्योंकि यूनियन की ड्यूटी है ना, ये तो यूनियन या सेंटर की ड्यूटी है ये। दैट स्टेट फेल टू डू सो, तो वहां पे क्या लगेगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा। और प्रेसिडेंट रूल वही तो मेंशन कहाँ है, आर्टिकल 356 में मेंशन है। ऐसे प्रेसिडेंट रूल कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन क्या है, आर्टिकल 356 स्पेसिफिकली बात करता है, स्पेसिफिकली इसी के लिए बात करता है कि ये प्रेसिडेंट को मतलब एम्पावर कर रहा है, बेसिकली वो सेंटर को एम्पावर करता है कि अगर वहां पे स्टेट मशीनरी काम नहीं करेगी अच्छे से एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, देन सेंटर इज बाउंड टू सेंटर इज अलाउड टू इंपोज द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो यहां पे तो आर्टिकल 355 में भी बात की जा रही है कि मेक श्योर करना है कि वहां पे जो स्टेट का जो कामकाज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो। और ऑफ कोर्स यूनियन की ड्यूटी भी है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट, फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंस। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 355 कैन बी वन ऑफ द बेस फॉर द इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, दैट इज द मेंशन इन आर्टिकल 356। ओके, ऑल्दो आर्टिकल 355 कहीं बोलता नहीं है कि यूनियन हमेशा इंटरवीन करे। ओके, लेकिन अंडर दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस कर सकता है। जैसे कि भाई इंटरनल थ्रेट कोई आ गया, जैसे पर्टिकुलर किसी दो कास्ट के बीच में झगड़ा हो गया, बड़े लेवल पे विद्रोह हो गया, तो उस केस में भाई उस वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सेंटर का इंटरफेरेंस रहेगा ही रहेगा वहां पे। ओके, या फिर ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द यूनियन में एक्ट to prevent external aggression or armed rebellion in any part of the country fulfilling its duty under आर्टिकल 355। तो खुद आप सोच के देखिए कैसे आर्टिकल से इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। आर्टिकल 355 में वही, आर्टिकल 352 में वही काम करता है सेंटर, लेकिन उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है आर्टिकल 355 में भी कि भाई ड्यूटी भी है तुम्हारी। ऑल्दो एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर या फिर इंटरनल या फिर आर्म्ड रेबेलियन, ये सारी कंडीशंस नेशनल इमरजेंसी के लिए ऑलरेडी 352 में मेंशन है। ओके, लेकिन देन टू 355 में अलग से मेंशन करके रखा है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट। तो अब मैं आपके लिए सामने सीधा एक कंक्लूजन देता हूं यहां पे कि आर्टिकल 355 कैन बिकम अ बेसिस फॉर द 356 या फिर दिस प्रेसिडेंट रूल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। यहाँ पे सीधी बात, एसआर बोमई केस आपसे मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं। तो एसआर बोमई केस काफी क्लासिक केस है। ओके, जहां पे गवर्नर ने प्रेसिडेंट रूल मतलब अलाउ करा दिया था और मतलब रिपोर्ट भेज दिया था प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगा दिया जाए। ओके, तो इसको अलग से मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उसी के अंदर काफी बड़ा जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और एक तरह से सेंटर को लताड़ा भी था कि भाई तुम जो बात बात पे यहाँ पे लगा देते हो ना गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगा देते हो, तो भाई उसको कम करो जरा। उसके लिए कंडीशंस उन्होंने दी थी, बहुत सारी कंडीशन दी थी कि भाई इन कंडीशंस के बेसिस पे आप लगाइए, कभी भी अपनी मर्जी से मत लगाइए। ठीक है, कभी भी अपनी मर्जी से मत लगाइए, अदरवाइज आपकी मर्जी भी बहुत चलती है। तो यहां पे आर्टिकल 355 इज एन इनेबलिंग प्रोविजन एंड डज नॉट ग्रांट, किसी भी तरीके से इनेबलिंग मतलब एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो। ओके, डज नॉट ग्रांट द यूनियन अनफेटर्ड पावर, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, फेटर मतलब होता है आई थिंक बीड़ियां। Okay, unfettered power to interfere in the state governance. Okay, any such intervention must follow constitutional procedure and subject to the judicial review. देखिए आपको बताता हूं मैं, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसके अंदर ये बोला गया कि देखिए तीनों के केस में मिलेगा आपको, नेशनल इमरजेंसी के केस में भी मिलेगा, स्टेट इमरजेंसी दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों इमरजेंसी लगाएगा प्रेसिडेंट। तो क्या प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन जुडिशियल रिव्यू से परे है? तो आर्टिकल जो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसने बोला कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है, प्रेसिडेंट अगर वो सेटिस्फाई है उससे, तो प्रेसिडेंट लगा सकता है, उसको कहीं भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसको खारिज कर दिया गया। 44th अमेंडमेंट क्या बोलता है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलता है कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, इट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। और सेम चीज एसआर बोमई केस में भी बोली गई कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा तो दैट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट रूल आपने लगा दिया, और बहुत बार हुआ है जहां पे वापस से स्टेट मशीनरी रिस्टोर की गई है। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब देखते हैं आर्टिकल 356 क्या बोलता है। आर्टिकल 356 प्रोविजन इन अ केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज्य सरकार अपना काम नहीं कर रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगेगा। अब क्या है भाई,
वहां पे लॉ एंड ऑर्डर अगर ब्रेक हो गया है, तो देखिए अभी यही तो बात की गई थी ना आर्टिकल 355 में, कि आर्टिकल 355 क्या बोलता है, अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो जाए किसकी वजह से, अगर किसी एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से हो जाए, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो जाए, तो उस केस में क्या करेगा, सेंटर की ड्यूटी है आगे इंटरफेयर करेगा। समझ रहे हैं आप कैसे इंटर रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस हैं। ओके, या फिर फेलियर टू कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तो इस केस में क्या किया जाएगा, कहने का मतलब वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप काम नहीं करेंगे तो गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर रिपोर्ट भेजेगा भाई सेंटर को। तो क्या जरूरी है कि गवर्नर का रिपोर्ट आए, जरूरी नहीं है। विदाउट गवर्नर के रिपोर्ट के भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ओके, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि गवर्नर की रिपोर्ट जरूरी है। विदाउट द गवर्नर रिपोर्ट इट कैन बी डन, लेकिन हाँ गवर्नर जनरली रिपोर्ट भेजते हैं। चलिए, अब आर्टिकल 365 क्या बोलता है। देखिए अभी तक का तो हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात हो रही थी, अब यहां पे बात हो रही है यूनियन के डायरेक्शन के हिसाब से। आर्टिकल 365 में यही डिफरेंस है थोड़ा सा एक, कि आर्टिकल 365 ये कहता है कि सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको एक ना ड्यूटी दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्शन दे रही है, उसके हिसाब से आप काम करिए। इफ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको बता देता हूं मैं कि हमारा फेडरलिज्म तो है, बट वी आर नॉट द ट्रू फेडरलिज्म। आप खुद यहां से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रू फेडरलिज्म होता तो डेफिनेटली यहां पे ये बात नहीं लिखी होती। समझ रहे हैं आप, यहां पे इफ यू आर द ट्रू फेडरलिज्म तो यहां पे राज्य सरकारों को पूरी वो है, पावर है कि वो डिनाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे तो सीधी बात क्या बोल रही है, बोला जा रहा है कि भाई अगर मानेंगे नहीं तो हम क्या लगा देंगे, हम स्टेट इमरजेंसी लगा देंगे, बोला जा रहा ना यहां पे, खुद पढ़ लो। सो इट इज shall be lawful for the president to hold that situation has arisen in which government of the state cannot be carried in accordance with the provision of the constitution। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन यहां पे मेन बात क्या है कि सेंटर के डायरेक्शन की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, ऑल दो है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यही तो बात है ना कि सेंटर बोलता है कि हमने तो डायरेक्शन दिया, माना नहीं, तो उसको फिर जाके कोर्ट में क्वेश्चन किया जाता है। कोर्ट बोलता तुम्हारा जो डायरेक्शन था वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, हटाओ वहां से स्टेट इमरजेंसी। यही सब चलता है, ये होता है। समझ में आ गई बात। इन्हीं सब चीज़ों का फायदा उठाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर उसका फिर वैसे अभी तो स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो अम्बेडकर साहब ने बोला था कि स्टेट इमरजेंसी जो आप लगा रहे हो ये आपका लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। लास्ट मतलब आखिरी रिसोर्ट होना चाहिए, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में क्या बोला, ये हमारा पहला रिसोर्ट रहेगा, ये आखिरी थोड़ी रहेंगे, पहला रहेगा हमारा। यही करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका फीचर वही है, डायरेक्शन में रिलेटेड टू द मैटर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रेलवे, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे, मतलब लॉट ऑफ डायरेक्शन दैट दे कैन गिव। ओके, जस्ट टू मेक श्योर दैट कि स्टेट गवर्नमेंट कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी आप ऐसे बोलोगे, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी फॉलो करने वाला है, ऐसे बहुत जगह पे होता है स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो डिनाई। ओके, सो बिकॉज उन्हें पता है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नहीं है वी कैन डिनाई इट। ओके, तो जो ऑर्डर्स होने चाहिए दैट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। ओके, ऐसा नहीं कि आप कोई भी उठा के ऑर्डर दे रहे हो। सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पूरे आर्टिकल पे। बैकग्राउंड क्लियर हो गया आपको। 3 आर्टिकल हैं ऐसे, देखिए तीनों आर्टिकल को इंटर रिलेट करना है हमें। 55, 355, 356 तो पूरी बात उसके ऊपर ही करता है, और 365 यूनियन के डायरेक्शन टू द स्टेट, जस्ट टू मेक श्योर दैट जो डायरेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। अब बात करते हैं, ऑलरेडी मैंने इसका ये बैकग्राउंड पूरा दे दिया है। वहां पे अब क्या क्या केस में हो सकता है, अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो जाए, वहां पे अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए। ओके, जैसे वहां पे कोई किसी की क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो उस केस में गवर्नर क्या बोलेगा, यार ये सरकार ही नहीं बन पा रही, बेटर है थोड़ा टाइम के लिए प्रेसिडेंट को लगा दिया जाए। जब तक सरकार, जैसे 1 महीने के लिए जब तक यहाँ पे सरकार बनी नहीं पा रही तब तक 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तो ये सब चीजें होती हैं। ओके, चलिए, अब हाँ कैसे लगेगा ये बहुत जानना बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है प्रोसीजर उसका। पहला, गवर्नर भाई देखिए अपना सेंड करेगा रिपोर्ट। क्या ये मैंडेटरी है, देखिए कहीं भी मैंडेटरी नहीं है। अगर गवर्नर ने रिपोर्ट नहीं सेंड किया देन टू इसके ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है पहला वाला। ओके, प्रेसिडेंट इशू द प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356। अब देखते हैं, प्रोक्लेमेशन तो दे दिया इन्होंने, किसके कहने पे होगा, देखिए गवर्नर के रिपोर्ट पे होगा या फिर सेंटर अगर खुद एग्री है तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब यहां पे कंपेयर करेंगे विथ नेशनल इमरजेंसी। दोनों हाउस जो पार्लियामेंट के हैं उसको कितने दिन में पास करना पड़ेगा प्रोक्लेमेशन, 2 महीने में। नेशनल इमरजेंसी के केस में कितने दिन में करना चाहिए था, 1 मंथ में, बराबर। और ये 1 मंथ में लाने वाला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था,
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि इससे पहले वो 2 मंथ ही था, सेंटर का भी 2 मंथ ही था, लेकिन उसको 1 मंथ लाया गया। ओके, एंड इफ अप्रूव्ड इट रिमेन इन फोर्स फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए रहेगा, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर, बट पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ एवरी 6 मंथ। तो मैक्सिमम देखिए सेम केस यहां पे है, सेम पूरी लाइन की लाइन यहां पे नेशनल इमरजेंसी के लिए है, लेकिन यहां पे मैक्सिमम टाइम पीरियड कहीं भी नेशनल इमरजेंसी के केस में नहीं दिया। नेशनल इमरजेंसी के केस में आप इनडेफिनाइट पीरियड तक लगाते रहो, लेकिन आपको हर 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, आपको हर 6 महीने में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट का। ठीक है, और हाँ एक और बात, ये अप्रूवल कैसे लोगे आप, ये अप्रूवल कैसे लोगे, सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, कैसी? तो यहां पे अगर आपको लगाना है तो ये सिंपल मेजोरिटी से आप यहां पे प्रोक्लेमेशन को पास करोगे दोनों हाउस में, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या करोगे आप, स्पेशल मेजोरिटी से पास करोगे। बराबर, यही है ना? देखिए ये कंपेयर करके चलते हैं, याद रहेगा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बियॉन्ड 1 ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ही ऐड किया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने एक बार लगाया तो 6 महीने के लिए आप रखोगे, फिर वापस से एक बार करोगे तो 6 महीने के लिए, हो गए 1 साल। अब 1 साल के अंदर भी आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बोलते हैं मैकेनिज्म स्टोर ना कर पाओ तो डेफिनेटली कोई ना कोई केस है। तो यहां पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है कि देखो भाई, अब 3 साल तक मत जाओ, पहले एक बार सोचो कि वहां पे कंडीशन क्या है। अगर क्या नेशनल इमरजेंसी लगे या ऑल ओवर कंट्री, तब तो कंटिन्यू रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है सेंटर के पास है। या फिर दूसरा केस, इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करता है कि उस जिस जगह पे ये लगा हुआ है, जिस जगह पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, उस जगह पे अभी भी वैसे हालात नहीं बने हैं कि वहां पे इलेक्शन कराए जा सके। क्योंकि देखिए हमें बहुत टाइम पे देखने को मिलता है, जैसे जेएनके वाला स्टेट हमें देखने को मिलता है। ओके, नॉर्थ ईस्ट में बहुत टाइम पे ऐसा केस देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस है, सो वी कांट कंडक्ट द इलेक्शन देयर। सो ये दोनों रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो चलिए, पहला वाला केस तो हटा दीजिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर ये दोनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं, एग्री है, दोनों केस अगर हैं, दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोनों बोल रहा हूं कि दोनों यहां पे रखे गए हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो इन सच केस आप मैक्सिमम 3 साल तक लेके जा सकते हैं, अदरवाइज आप रिवोक कर दीजिए, मतलब प्रेसिडेंट रूल वहां से हटा दीजिए। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात इतनी सी? क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है हमारे नेशनल इमरजेंसी में? बिल्कुल नहीं है। नेशनल इमरजेंसी में ऐसा है कि वहां पे अगर हटाना है तो लोकसभा रिजोल्यूशन पास करती है, उसको रिजोल्यूशन को सपोर्ट कितने लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, सपोर्ट में आते हैं 1/10। ठीक है, अगर उस टाइम पे लोकसभा या राज्यसभा सेशन में भी नहीं है तो उनको 14 दिन के नोटिस देके बुलाया जाता है, स्पेशल मीटिंग होती है उसकी एक, ओके, पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, उसको रिमूव करने वाली, प्रोवोक करने वाली बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसका इफेक्ट क्या हमें देखने को मिलता है। अभी देखिए इफेक्ट बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आपको इससे पहले अगर आप मेरे साथ बने हुए तो सेंटर स्टेट रिलेशन का एक छोटा सा टॉपिक मैंने कराया था, तो वो भी एक है। बट चलिए, स्टेट गवर्नमेंट, देखिए डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो रही है या सस्पेंड हो रही है, बट ये तो है कि सस्पेंड तो कर दी जाती है। डिसॉल्व इज एक्सट्रीम केस, अगर डिसॉल्व हो गई है तो जब प्रेसिडेंट रूल हटेगा तो उसके बाद सीधा इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन सस्पेंडेड है तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल हटेगा वैसे क्या हो जाएगा, अगेन इट विल बी रिस्टोर। जो स्टेट की मशीनरी है ना, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, वापस उसको रिस्टोर कर दी जाएगी। तो डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों की में से कौन सा केस है। अगर सस्पेंड कर दिया गया है तो उस केस में क्या किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा, और डिसॉल्व है तो फ्रेश इलेक्शन कराया जाएगा। और इसी केस को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन से एक बार पूछा जाता है कि भाई हमें क्या हटाना, मतलब हमें हटाना है तो क्या इलेक्शन कराने लायक वहां पर स्थिति है, अगर है तो बताओ फिर। ओके, स्टेट के रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर तो सस्पेंशन में डाल दिया। पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट के ऊपर पूरी लेजिस्लेटिव पावर आ जाती है उस पर्टिकुलर स्टेट की। इस कहने का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट हैज अ फुल पावर टू मेक द लॉ फॉर द स्टेट सब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, अच्छा, यहां पे कोई फंडामेंटल राइट का इंपैक्ट नहीं पड़ता भाई, फंडामेंटल राइट लोगों के इंटैक्ट रहते हैं। यहां पे नेशनल इमरजेंसी जैसी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई फंडामेंटल राइट्स रिमेन इंटैक्ट। वहां का स्टेट बजट कौन पास करेगा, यूनियन गवर्नमेंट पास करेगी, सिंपल सी बात है। सो पार्लियामेंट पास करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव बिल भी पास करेगा और स्टेट बजट भी पास करेगा वहां के लिए। ओके, सिंपल सी बात है। और कुछ यहां पे मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है।
अब देखते हैं, 2-3 चीज़ और है यहाँ पे बता देना चाहता हूँ मैं। अच्छा, जो यहाँ पे लॉ बनाया जाएगा, चलिए सुन लीजिए पहले। जो लॉ बनाया जाएगा बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि ऑफकोर्स 1 साल के लिए 2 साल के लिए जितने भी टाइम के लिए पार्लियामेंट ही लॉ बना रही है ना, और तो वो लॉ नहीं बना रहा है यहाँ पे। तो देखिए पार्लियामेंट लॉ बना रही है, तो पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है वो कब तक चलेगा? देखिए वो पार्लियामेंट लॉ बना रही है वो चल सकता है, रिमेन इन फोर्स, इट विल रिमेन इन फोर्स, जब तक प्रेसिडेंट रूल है तब तक तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस लॉ को यहाँ पे स्टेट मशीनरी जब रिस्टोर की जाएगी तो स्टेट लेजिस्लेचर को पूरी पावर है कि उस लॉ को रिपील कर सके या उस लॉ को अमेंड कर सके, पूरी पावर है। क्योंकि हमें, आपको बता देना चाहता हूं एक बात में, अंडर आर्टिकल नंबर 252 जब दो या दो से अधिक राज्य जब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए स्टेट लिस्ट के अंदर ही स्टेट लिस्ट के अंडर के ही सब्जेक्ट के ऊपर जब पार्लियामेंट को बोलते हैं भाई हमारे लिए लॉ बनाओ, तो उस केस में क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है, स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती है कि उस पर्टिकुलर लॉ को वो रिपील कर सके। पार्लियामेंट ने बनाया तो पार्लियामेंट ही रिपील करेगी, लेकिन यहां पे ऐसा केस नहीं है। यहां पे ऐसा केस नहीं है, आपने एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लॉ बनाए हैं उस राज्य के लिए, ना कि राज्य ने आपसे रिक्वेस्ट किया था। तो इस केस में राज्य के पास पूरी पावर है कि जब वहां पे स्टेट मशीनरी आए तो आपके लॉ को रिपील कर सकता है। ठीक है, होपफुली मैंने कोशिश की आपको समझाने का, समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो मैसेज कर देना, अलग से मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। चलिए, अब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू अगेन, एसआर बोमई केस ने तो ऑफकोर्स बोला ही है कि एसआर बोमई केस प्रॉपर मेंशन करता है भाई कि दैट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज नॉट सुप्रीम, वी कैन क्वेश्चन इट। ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, सही बताओ तो एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है। 100 से ज़्यादा बार तो उन्होंने, पता नहीं 150-200 बार उन्होंने लगा रखा है, इसकी हमें बिल्कुल वो लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पंजाब में नहीं था, PEPSU में था, उस टाइम पंजाब नाम नहीं था इसका, सॉरी इट्स माई मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ ये थोड़ा सा अलग से मैंने बता दिया था आपके लिए, क्योंकि इसको अगेन रिवाइज करने के लिए भाई कितने टाइम के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए, लेकिन 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, यहाँ पे अप्रूवल देना पड़ेगा। कैसे? सिंपल मेजॉरिटी से। और अगर बियॉन्ड 1 ईयर के आगे आप जा रहे हैं तो 2 ही केस हो सकते हैं, फिर नेशनल इमरजेंसी लगी है पूरे इंडिया में, या फिर इलेक्शन कमीशन वहां पे सर्टिफाई कर रहा है कि इलेक्शन हम नहीं करा सकते वहां पे भाई। अगर दोनों में से कोई केस नहीं है तो चुपचाप से आप वहां का स्टेट मशीनरी रिस्टोर करिएगा, या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो भी है यू विल रिस्टोर दैट, और वहां से प्रेसिडेंट रूल इवोक किया जाएगा, निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से तो और कुछ इसमें नहीं बचा है। अब एक ना हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं बिटवीन द नेशनल इमरजेंसी एंड द स्टेट इमरजेंसी। चलिए, हम स्टेट इमरजेंसी के लिए क्या ग्राउंड है, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म्ड रेबेलियन आर्टिकल 352 है, यहाँ पे आर्टिकल 356 है, या फिर एंड 365 भी है, और इसके कोरिलेशन में आर्टिकल 355 भी है। 355 कैन बिकम द ग्राउंड। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक होता है, यहाँ पे ये सारे ग्राउंड्स हैं। ये पूरे पार्ट में, पूरे कंट्री में, या फिर कुछ छोटे पार्ट में लगाया जा सकता है, एक पर्टिकुलर स्टेट में लगाया जाएगा भाई। अब देखिए यहाँ पे काउंसिल नहीं होगा भाई, यहाँ पे कैबिनेट होगा। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, लेकिन काउंसिल डाल दिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, प्रॉपर मेंशन है कैबिनेट आर्टिकल 352 में। बहुत बार बोल चुका हूं मैं, जब मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बढ़ाया था तो तभी बोला था कि 352 में कैबिनेट वर्ड घुसाया गया था आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि इंदिरा गांधी मैडम ने क्या किया था, बिना अपनी काउंसिल से पूछे ये लगा दिया था, तब उनके पास पावर थी। ठीक है, तो बोला गया भाई इतना अगर अपना डिस्क्रिप्शन यूज करेगा पीएम, तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करेगा तो कैसे काम चलेगा। एक काम करिए, उसको चुपचाप से कैबिनेट की रिटर्न परमिशन चाहिए, रिटर्न, तब जाके वो करेगा, रिटर्न एडवाइस चाहिए उसके ऊपर। तो इसका मतलब इट कैन बी क्वेश्चनेबल, अगर रिटर्न चाहिए तो इट कैन बी क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, और हाँ प्रेसिडेंट को भी तो दी जाएगी, तो प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। दोनों के केस में आएगा वैसे तो, यूजुअली बेस्ड ऑन द गवर्नर रिपोर्ट यहाँ पे है। देखिए 1 मंथ में पास किया जाएगा, यहाँ पे 2 मंथ में पास किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन से मेजोरिटी है, इन द केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी है, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी है। इनिशियली 6 मंथ के लिए, यहाँ पे भी इनिशियली 6 मंथ के लिए, लेकिन यहाँ पे इनडेफिनाइट पीरियड, मतलब आप हर 6 महीने बाद अप्रूव कराती रही पार्लियामेंट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल है, 3 साल का ड्यूरेशन है। अगेन कंडीशन वही है, 2 कंडीशन आपको बताई मैंने, सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो रखा गया है, और वो कंडीशन कहां से आती है, 44th अमेंडमेंट के बाद आती है। ठीक है, चलिए
वही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एज्यूम वही, अब इन दोनों में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है यहाँ पे। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, बिल्कुल आपको ये बता दो आर्टिकल 352 के आधार पे स्टेट लिस्ट के ऊपर अगर लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट बना सकती है, बिकॉज उस पूरे टाइम पे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि कंट्री में ही नेशनल इमरजेंसी का माहौल है, तो बिल्कुल बना सकती है। ठीक है, अब लेकिन स्टेट इसमें प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बनाया जाएगा। ओके, पार्लियामेंट के पास अगेन पावर है, लेकिन पर्टिकुलर स्टेट के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टेट्स के लिए नहीं। फंडामेंटल राइट पे क्या होगा भाई, आर्टिकल 19 तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सस्पेंड कर देते हैं अंडर आर्टिकल 358, और 20 और 21 को हम सस्पेंड नहीं करते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं अंडर आर्टिकल 359। ओके, नो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अदरवाइज बाकी आर्टिकल्स तो पता ही आपको सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नो डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द स्टेट बजट, बिल्कुल नहीं पड़ता। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट स्टेट बजट पास करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द आर्टिकल 356 अगर इंपोज है तो। सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, ये भी सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू है। हाँ, कितने टाइम पे हमारे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगी है, 3 टाइम लगी है भाई, 3 टाइम लगी है। पहला लगा था 1962 चाइना वॉर में, वही कंटिन्यू हुआ था 1965 में भी, क्योंकि आपको पता है 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, तो 1962 में जो लगा था ना वो 1968 तक चला था। ठीक है, फिर हटा, फिर कौन सा लगा, फिर लगा हमारे यहाँ पे 1971 में। ओके, और 1971 में चल ही रहा था तब तक एक नया ऑर्डर आ गया 1975 का, तो 1977 में जब रिवोक हुआ है तो 1971 वाला भी हुआ है और 1975 वाला भी हुआ है, तो दोनों यहाँ पे रिवोक हुए हैं। तो हमारे अभी तक कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है, 3 बार लग चुकी है नेशनल इमरजेंसी। दोनों का केस, जो पहले 2 हैं उसका केस है एक्सटर्नल एग्रेशन एंड वॉर, और दूसरे का केस है, जो तीसरे का केस है सॉरी, वो है इंटरनल इमरजेंसी या इंटरनल डिस्टर्बेंस था वो, उसको बाद में वही इंटरनल डिस्टर्बेंस का टर्म चेंज करके क्या किया गया, आर्म्ड रेबेलियन किया गया। ठीक है, चलिए वही है, बाकी तो यहाँ पे थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लीजिएगा, दैट विल बी मोर देन एनफ। अगेन उन्हीं चीज़ों को मैंने समराइज करके दिया है। सो मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की आपको स्टेट इमरजेंसी पढ़ाने की, समझाने की, टू माई लाइक बेस्ट ऑफ माई लेवल। अब अगर जो आपको समझ में नहीं आया प्लीज़ मेंशन करिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट अगेन। और SR बोमई केस और फाइनेंशियल इमरजेंसी अगले लेक्चर्स में आपको मैं जल्दी से जल्दी कवर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा मैं एक कल ही या फिर आज ही खत्म कर दूं। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया है ऑन द आर्टिकल 356 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ओके, या प्रेसिडेंट रूल। उसके अलग अलग टाइप के मैंने रेफरेंस यूज़ किए हैं यहाँ वहाँ पे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस था SR बोमई केस, कि SR बोमई केस में भाई ऐसा क्या डिसीजन दिया है जो कि अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को मेंटेन रखने के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। इसलिए मतलब ना इसके ऊपर लाइक स्टिल सुप्रीम कोर्ट अभी भी कोर्ट करता है, बिकॉज आपको पता ही है हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है या फिर हमारे जो गवर्नमेंट है वो कितना इसका मिसयूज़ करती है। सबसे बड़ी बात है कि मिसयूज़ करती है। जब एक कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मेकर्स ने जब इसको रखा था, तो BR अम्बेडकर जी ने बोला था कि इसको हम लास्ट रिसॉर्ट मानते हैं, सबसे आखिरी में, मतलब ना इट इज़ अ डेड लेटर। क्या है? डेड लेटर। इसको हम सबसे लास्ट रिसॉर्ट मानेंगे, आखिरी। लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियन ने बोला, मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि दिस इज नॉट द लास्ट रिसॉर्ट, दिस इज द फर्स्ट रिसॉर्ट। हम इसको पहला रिसॉर्ट मानते हैं और इसको पहली बार यूज करेंगे, बाकी छोड़ो। तो इसलिए इसका मिसयूज इतना ज़्यादा होने लगा था, और बहुत बार इसका मिसयूज गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती थी। अब जैसे सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की, केरला में कोई और गवर्नमेंट, और केरला में हुआ भी है, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, केरला में हुआ भी है, ठीक है। तो उनको वहाँ की मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देना, कुछ बहाने देके, कुछ ऐसे रीज़न देके, हुआ है बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पे हुआ है, स्टेट्स में हुआ है। तो उन्हीं में से एक केस था SR बोमई केस। उनको मौका नहीं दिया गया कि अपने आप को प्रूफ कर सके ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने आप को प्रूफ करने का मौका उन्हें नहीं दिया गवर्नर ने, और गवर्नर ने वहाँ पे डायरेक्टली प्रेसिडेंट को बोला इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल। बोले ये चलेगा सीधा कोर्ट में भाई। और उसके बाद जो कोर्ट का जजमेंट था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले एक उसका बैकग्राउंड भी बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा। देखिए 38th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसने क्या बोला था, 1975 का था। उसने ये बोला था कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है यहाँ पे, क्योंकि प्रेसिडेंट अगर गवर्नमेंट की रिपोर्ट से सेटिस्फाइड है एंड प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द
कैन इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल और आर्टिकल 356 को इन्वोक कर सकते हो। तो क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पे फुल एंड फाइनल है? तो देखिए आर्टिकल 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने तो इसको फाइनल बोल दिया था, लेकिन जब यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी हटी और उसके बाद यहाँ पे मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने 44th अमेंडमेंट लाया। अब देखेंगे बहुत जगह पे 44th अमेंडमेंट बहुत फेमस है, 44th अमेंडमेंट सच में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट में क्या बोला कि जो प्रेसिडेंट का यहाँ पे सेटिस्फैक्शन है दैट इज नॉट फाइनल, उसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ जुडिशियल रिव्यू का। मतलब जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू, दैट इज नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, दैट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आया। और उसके बाद एसआर बोमई केस में भी यही बात कंटिन्यू की गई। इसी बात को वापस से इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वापस इसी बात को स्ट्रेस दिया। प्रेसिडेंट ने क्या बोला भाई, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356। मतलब अगर आपने लगाया है, अगर आपने लगा रखा है प्रेसिडेंट रूल, तो उसके ऊपर अगर कोर्ट में केस जाता है, अगर इंटेंशन आपके मेलाफाइड है, देखिए सोच के देखिए, अगर इंटेंशन आपके गलत हैं, आपने बिना सोचे समझे लगा रखा है प्रेसिडेंट रूल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर ऐसे सब केसेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो कौन प्रूफ देगा? स्टेट गवर्नमेंट नहीं प्रूफ देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रूफ देना पड़ेगा कि जो हमने ऑन द वॉट एवर बेसिस, वॉट एवर रीजन हमने लगाया है वो जस्टिफाइड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो मेलाफाइड इंटेंशन से नहीं है, वो प्रॉपर इंटेंशन से है। अब कौन प्रूफ देगा? द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द यूनियन गवर्नमेंट नॉट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि लगाया किसने है? यूनियन गवर्नमेंट ने लगाया। तो दैट्स वाई इट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। दिमाग में एक बात फिट कर लेना आपको, ठीक है। गवर्नर की रिपोर्ट इज नॉट फाइनल। देखिए अगर आपने मेरा वीडियो देखा है आर्टिकल 356 का, तो उसमें मैंने बोला है कि गवर्नर का जो रिपोर्ट है वो फाइनल नहीं है। दैट इज अगेन क्वेश्चनेबल, दैट इज अगेन क्वेश्चनेबल, नॉट कंक्लूसिव। ऐसा नहीं कि भाई गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट दे दी, गवर्नर तो अपने विल पे भी दे सकता है, अपनी मर्जी पे भी दे सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपको एक बार गवर्नर की रिपोर्ट को क्रॉस वेरीफाई करना है, ओके। और फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। अब जब भी सोच रहे हैं ना कि ऐसा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है, गवर्नमेंट के पास सपोर्ट नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, वॉट एवर रीजन आप अगर बोल रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? यू हैव टू टेक अ फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट मतलब ये होता है कि आप गवर्नमेंट को बोलिए कि अपनी मेजोरिटी को प्रूव करे। तो जो गवर्नर का जो पर्सनल ओपिनियन है उसको मैं नहीं मान सकते कि गवर्नर का जो पर्सनल ओपिनियन तो फुल एंड फाइनल है। पहले मेक श्योर करना है कि फ्लोर टेस्ट कराइए, चेक करिए कि गवर्नमेंट मेजोरिटी में है या नहीं है, या फिर गवर्नर ने बोला आप बात मान लिया आपने, ठीक है। तो इसलिए गवर्नर का रिपोर्ट इज नॉट फाइनल, ओके। एंड नॉट द एविडेंस भी नहीं है वो कि नहीं गवर्नर की रिपोर्ट इज अ फुल एविडेंस। भाई गवर्नर की रिपोर्ट हम नहीं मानते यहाँ पे फुल एविडेंस, ठीक है। हैव यू चेक्ड इट? अगर चेक किया है तो ठीक है, नहीं तो बात खत्म करिए। अगला फ्लोर टेस्ट इज अल्टीमेट टेस्ट। वही बात वापस से उन्होंने बोली है, मतलब एक तरह से कि आपको कराना चाहिए फ्लोर टेस्ट। अब अगर मेजोरिटी है वहां पे और सिर्फ गवर्नर की रिपोर्ट पे आप आगे बढ़ रहे तो रॉन्ग, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी शुड बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, नॉट थ्रू द सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द गवर्नर। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव कि है या नहीं है। अगर आप डिसमिसल करते हैं विदाउट द फ्लोर टेस्ट, इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप करते हैं भाई, उसको इनवैलिड माना जाएगा और वापस से स्टेट की मशीनरी रिस्टोर कर दी जाएगी। बहुत बार ऐसा हुआ है, नंबर ऑफ टाइम इट हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग, मतलब यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रूव, यूनियन रॉन्ग प्रूव होता है और वापस से स्टेट की मशीनरी ला दी जाती है वहां पे। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे उन्होंने यूनियन को बोला है कि अगर सेकुलरिज्म के ऊपर, सेकुलरिज्म मतलब दैट इज स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, रिलीजन का वाइस वर्सा है, रिलीजन का इंटरफेरेंस भी नहीं होगा और ना ही स्टेट का इंटरफेरेंस होगा रिलीजन में। क्योंकि जैसे आपको पहले पता है, हमारे हिस्ट्री में हमने यही सीखा है कि जितने भी राजा महाराजा हुए कहीं ना कहीं उनके ऊपर रिलीजन का इन्फ्लुएंस रहता ही रहता था। जब मुस्लिम होते थे तो उनके ऊपर उलेमा का होता था, जब हिंदू थे तो उनके ऊपर पुरोहित का होता था, तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन थे तो उनके ऊपर मिशनरीज का होता था। देखा ही है ना हमने, क्रिश्चियन मतलब अपने ब्रिटिशर्स, हमने सब चीज़ें देखी हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई हमारा सेकुलरिज्म कैसा है कि हम यहाँ पे रिलीजन को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे स्टेट मैकेनिज्म में, लेकिन अगर उस प्रिंसिपल को कोई ब्रेक करता है या फिर सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को ही कोई ब्रेक कर रहा है, वॉयलेट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, दो रिलीजन के बीच में दंगे करवा रही है मान लेते हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा भाई? उस केस में तो गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे आर फ्री
दे आर फ्री टू डिसमिस द गवर्नमेंट, दे आर फ्री टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि सेकुलरिज्म वाला जो प्रिंसिपल है आपका, दैट इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमें हटाना नहीं है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप ये पता करिए कि सेकुलरिज्म, जो सेकुलरिज्म है उसको कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक फीचर माना है, ये आप फाइंड करिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है अभी, ठीक है। काफी बड़ा केस है, इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए मैंने बोला। एक बार इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको बता दूं सीडीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्चुअली मैंने इसलिए याद है मुझे क्योंकि 2017 का जब मैंने पेपर दिया था, ऑल्दो आई हैव क्लियर्ड द पेपर, बट स्टेटमेंट मैंने गलत किया था, मुझे आज भी याद है, इसलिए ये मुझे जहन में रहेगी बात मेरे हमेशा से, ठीक है। चलिए, टेम्पररी नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ, जैसा हमने देखा है। देखिए, कंडीशन ऐसी है कि एक बार जब अप्रूव होगा तो 6 मंथ के लिए रहेगा। अगर आपको 6 मंथ के बियॉन्ड करना है तो वापस से आपको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द पार्लियामेंट, फिर अगेन 6 मंथ, फिर अप्रूवल लीजिए, अगेन 6 मंथ। एक तरह से मतलब 6 मंथ तक आप कर सकते हो, और मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल का है। लेकिन कंडीशन है उसके बीच में कंडीशन है, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जोड़ रखी है। कंडीशन ये है कि अगर 1 साल हो गया आपका, आपने पहली बार में 6 महीना कर लिया, फिर दूसरी बार में 6 महीना कर लिया, टोटल 1 साल हो गया, तो 1 साल के बाद चेक करो यार, 1 साल के बाद चेक करो कि वहां पे क्या सब कुछ सही है। तो पहला चीज, क्या नेशनल इमरजेंसी तो नहीं लगा रखी तुमने, ये कंडीशंस दी है उन्होंने। अगर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी है तो दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलो, चेक करो कि भाई क्या वहां पे इलेक्शन कंडक्ट किया जा सकता है, या फिर खुद देखो कि क्या वहां पे स्टेट मशीनरी रिस्टोर हो गई है, मतलब सब मैकेनिज्म ठीक है अभी जो प्रॉब्लम की वजह से तुमने लगाया था। सो इफ एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, और वापस से आप स्टेट मशीनरी को हैंड ओवर करिए। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि भाई आप जो बियॉन्ड 6 मंथ के बाद भी लगाने की कोशिश कर रहे हो तो चेक करो कि क्या वहां पे इलेक्शन कराए जा सकते हैं, क्या नॉर्मलाइज हो गया सब कुछ, नॉर्मलसी वहां पे आ चुकी है, तब करिए, आगे बढ़ाइए, अदरवाइज मत बढ़ाइए। ओके, रिस्टोरेशन ऑफ द डिसमिस गवर्नमेंट इफ द प्रोक्लेमेशन फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जिस बेसिस पे आप लगा रहे हो वो अपने आप पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव हो जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वहां पे क्या होगा, वापस से जो डिसमिस गवर्नमेंट है उसको वापस से रीइंस्टेट करेंगे, वापस से उसको ला देंगे। ओके, एंड जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है, प्रोक्लेमेशन मस्ट अप्रूव बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ, आपको पता ही है। इफ नॉट प्रूव इट ऑटोमेटिकली सीज टू एग्जिस्ट। लेकिन आपको सही बताऊं, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया तो पास करवाई देगी ना, लोकसभा से राज्यसभा, लोकसभा से तो कैसे ही पास कराएगी, और राज्यसभा से भी इतनी उनकी मेजोरिटी रहती है, अभी की गवर्नमेंट की तो है कि पास करा देंगे। लेकिन मैं एक बता रहा हूं, मैं अगर नहीं पास होता है तो आप नहीं करेंगे, तो आर्टिकल 356 में भी वैसे दिया हुआ है। ओके, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वापस से बताता हूं मैं क्या क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इट इज नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। सेकंड, गवर्नर की रिपोर्ट फाइनल नहीं है। और थर्ड, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लोर टेस्ट तो कराना ही है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, उसके अंदर भी कवर हो गया सेक्युलरिज्म का। ये 3 बड़ी बड़ी चीजें हैं, बाकी तो आपको सब कुछ पूरा का पूरा मिल जाएगा आर्टिकल 356 में भी वैसे, लेकिन उन्होंने वापस से उसी चीज को रीइंस्टेट किया है। ओके, और उन्होंने बात बोली है, द पावर ऑफ द आर्टिकल 356 इज एक्सेप्शनल पावर। उसको आप बार बार मत यूज करो यार, इसको एक्सेप्शनल पावर है, इसको अपने सेंट्रल स्टेट रिलेशन को मेंटेन करने के लिए रखा है हमने, आप उसको मिसयूज करते हो। तो वही उन्होंने बात बोली है कि स्पेशल सिचुएशन में यूज करिए, ना कि रेगुलर बेसिस पे अपने काम कराने के लिए यूज करिए, कि स्टेट ने आपकी एक बात नहीं मानी या फिर कोई आपका जो पॉलिसी था उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने कर दिया, दैट इज नॉट द केस। उसको आप थोड़ा सा अपने पर्सनल ओपिनियन साइड में रखिए, कन्विंस करिए, बेटर कन्विंस करिए, एक यहाँ पे ओपिनियन और बेटर है, कन्विंस करिए स्टेट गवर्नमेंट को, बात करिए, नॉट कि आपने सीधा वहां पे स्टेट मशीनरी हटा दी वहां की। अगेन, लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होता है, लोगों का ट्रस्ट पॉलिटिक्स पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर ब्रेक होता है। सो दैट्स वाई आप सबसे लास्ट ऑप्शन रखिए, जैसे कि बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है, इट इज अ डेड लेटर। डेड लेटर मतलब हम इसको आखिरी में यूज करेंगे सबसे, ये लास्ट ऑप्शन है हमारे लिए, उसको पहला बना रहे हैं। सो दिस इज द SR बोमई केस। और उसके बाद अब यहाँ पे एक और टॉपिक बच गया, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। वैसे तो कल का मेरा टारगेट है जो आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस पूरे मंथ के अंदर इंडियन पॉलिटिक्स का जो लक्ष्मीकांत है हम पूरा कवर कर पाऊँ, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ पूरी अपनी। तो अगला जो टॉपिक मैं कवर करूंगा दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट की जो पावर भी बताई है तो उसमें भी सेंटर स्टेट रिलेशन के कंसेप्ट बता चुका हूं। अब अलग से सेंटर स्टेट रिलेशन करेंगे। अगेन हमने इमरजेंसी का टॉपिक कर लिया, अगेन सेंटर स्टेट के टॉपिक्स हमने थोड़े कवर कर लिए। देखिए हर जगह पे सेंटर स्टेट कहीं जा नहीं रहा है,
सेवन शेड्यूल की बात करोगे, सेंटर स्टेट रिलेशन है। तो अब टारगेट वही है मेरा, उसको खत्म करना है कल, एंड होप सो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी उसको खत्म कर पाऊँ। बने रहिए मेरे साथ, और लोगों को जोड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, और अब क्या बोलूँ, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, इमरजेंसी सीरीज का ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि जब तक इसके ऊपर मैं PIQ ना बनाऊं उससे पहले ये लास्ट वीडियो होगा। इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी, और साथ ही साथ जो तीनों टाइप की इमरजेंसी है, ऑल्दो मैंने सेपरेट वीडियोज उसके ऊपर बनाए हैं। SR बोमई केस का मैंने एक स्पेशल जजमेंट भी ले रखा है, उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तीनों का कंपेरिजन भी करके मतलब आपको बताऊंगा, जिससे हमको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। एटलीस्ट हम बहुत सारे बुलेट पॉइंट कवर कर लेंगे इसके अंदर। अब डिटेल में देखना है तो आप नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी आप मेरे चैनल पे देख लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पे एक फेयर आइडिया मिल जाएगा तीनों इमरजेंसी में कैसे हम उसको एनफोर्स करते हैं, कैसे रिवोक करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ। आर्टिकल नंबर 360। अच्छा, एक और बात मैंने आई थिंक बताना ही भूल गया, ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट ए है 18। ठीक है, ये पार्ट 18 में आता है। अब यहां पे बात करते हैं प्रोक्लेमेशन कैसे होता है, कौन कर सकता है प्रोक्लेम। जब हमारी ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन आ जाए, ऐसी कोई गंभीर प्रॉब्लम आ जाए, गंभीर इकोनॉमिक समस्या आ जाए, जैसे हमारे घर में भी कभी कभी हम सबकी सिचुएशन कभी कभी आ जाती है ऐसी, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं ना कि हम अपने खर्चे कम कर देते हैं। अब देखिए वही बात है यहाँ पे, उसको ही उसके साथ ही जोड़ना है, ज्यादा करके इमरजेंसी दिमाग में वैसी रखनी है कि ऐसी कोई गंभीर समस्या आ गई जो हमने सोची ही नहीं थी, जैसा हमने प्लान ही नहीं किया था, लेकिन अब आ गया वैसी समस्या। जैसे कोविड का टाइम था, क्या कोविड का टाइम हमने प्लान किया था कि नहीं ऐसी बीमारी आ जाएगी, पूरा लॉकडाउन लग जाएगा, सिचुएशन ऐसी आ जाएगी हमारी कंट्री में कि लोग ना मतलब मर रहे हैं, मतलब वैसा प्लान ही नहीं था किसी के दिमाग में। अब वैसे सिचुएशन में हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम जो खर्चा है, जो पैसा है, वो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाएं। जैसे हमारे घर में जब कोई बीमार पड़ता है तो हमारा फोकस उसकी तरफ हो जाता है ना कि हमारे बाकी खर्चे की तरफ। तो वही बात यहां पे भी है, जब हमारी सिचुएशन वैसी आ जाएगी, जब ऐसी कोई गंभीर समस्या आ जाएगी, तो हमारा पूरा फोकस उस गंभीर समस्या को सॉल्व करने के लिए होगा, ना कि बाकी के प्रोजेक्ट पे होगा, बाकी के चीजों पे होगा। क्या इसमें हम सैलरी कट कर सकते हैं? बिल्कुल कट कर सकते हैं। क्या हम अपने घर के खर्चे कम नहीं करते? सोच के देखिए, करते हैं ना। आपको क्या पता पॉकेट मनी मिलती होगी, पापा बोलेंगे यार पॉकेट मनी इस महीने रहने दे, थोड़ा सा डिले कर लेते हैं, अगले महीने दे दूंगा मैं। होता है ना ये सब चीजें, दैट्स द थिंग। उसके साथ ही रिलेट करिए उसको। अगर रिलेट करेंगे तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलेट कर सकते हैं आप। चलिए, तो वैसी कोई सिचुएशन आ जाती है इन विच प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ सेटिस्फाइड दैट। अच्छा चलिए, एक और बात बता देता हूं मैं। जो इनका सेटिस्फेक्शन है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू कब ऐड किया गया था? 44th अमेंडमेंट के बाद। अच्छा, और एक कब था कि भाई कौन से अमेंडमेंट के बाद ये बोला गया कि इनका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो फाइनल माना जाएगा? वैसे पूछते नहीं है, लेकिन बता देता हूं आपको मैं। वो बोला गया था 38th अमेंडमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। और इनका सेटिस्फेक्शन ना 3 जगह पे है, वैसे बता देता हूं मैं। एक है नेशनल इमरजेंसी के केस में भी है, एक प्रेसिडेंट रूल के केस में भी है, दैट इज आर्टिकल नंबर 356, और यहां पे भी है। तो तीनों केस में इनका बोला गया था कि इनका जो सेटिस्फेक्शन है वो फाइनल रहेगा, दैट विल नॉट क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन जब 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 का, तो जो न्यू गवर्नमेंट आई थी, जनता गवर्नमेंट मोरारजी देसाई जी के अंदर, उन्होंने बोला कि इस तरह तो नहीं चलेगा काम, क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड उस टाइम पे दिया था मैडम ने, ऑल्दो इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड था, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, लेकिन उनकी मनमर्जी ज्यादा चली थी। तो बोला था कि इस तरह तो कभी भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, इन फ्यूचर में भी लगाई जा सकती है, कोई भी गवर्नमेंट लगा सकती है, थोड़े पावरफुल हो गए तो उसको थोड़ा सा स्ट्रांग प्रोविजन वहां पे होने चाहिए। और प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, उसके ऊपर बाद में कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इसीलिए यहां पे ये जो सेटिस्फेक्शन है इनका फुल एंड फाइनल, नॉट फाइनल है। ये ऐसा नहीं कि कंप्लीट इम्यून नहीं है, बिल्कुल इट इज नॉट इम्यून फ्रॉम द, इम्यून मतलब आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, और ऐसा कोई प्रोक्लेमेशन है तो कितने हाउस में पास होगा? दोनों हाउस में पास होगा, सॉरी कितने दिन में पास होगा, दैट इज 2 मंथ। अब यहां पे एक छोटा सा कंपेरिजन आपको बता देता हूं मैं। जब मैं नेशनल इमरजेंसी की बात करता हूं तो कितने दिन में पास होगा? 1 महीने में पास होगा। जब मैं स्टेट इमरजेंसी की बात करता हूं तो 2 महीने में पास होगा। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में भी कितने दिन में पास होगा? 2 मंथ में पास होगा।
ठीक है। और कैसे पास होगा? सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। ये वाला सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। स्टेट इमरजेंसी लगानी है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो कैसे पास होगा? तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार लगा दिया, अगर एक बार लगा दिया तो क्या बार बार 6 महीने बाद, जैसे हमने पढ़ा है ना नेशनल इमरजेंसी के केस में, अगर आपने एक बार नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर ली, आपने दोनों हाउस से पास कर लिया, तो कितने मैक्सिमम कितने टाइम के लिए आप लगा सकते हैं? देखिए 6 मंथ के लिए, 6 मंथ एट अ टाइम। इसके बाद वापस से आपको क्या करना पड़ेगा? वापस से आपको एक और बार पास कराना पड़ेगा, और हर 6 महीने में आपको पास कराना पड़ेगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है कि आपने एक बार पास कराया, आप इंडेफिनाइट पीरियड तक, जब तक कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, आप मतलब कहने का मतलब तो वही है कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो आप उसको रिवोक कर दीजिए। लेकिन अब यहां पे टर्म दिया कि इंडेफिनाइट, मतलब जब तक चलेगा, उसको बार बार अप्रूवल की जरूरत नहीं, बस ये समझ लीजिए। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी में बार बार अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, एंड एवरी टाइम 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए वो दोनों सदन में। यहां पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पे सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा इन बोथ द हाउस। अब यहां पे मेन है चीजें, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे इसमें, देखते हैं। सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट टू ऑब्जर्व द फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एंड रिड्यूस नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल वही बात है। आप खुद सोच, घर की तरह देखिए, आपके पापा बोलेंगे बेटा थोड़ा खर्चे कम कर ले तेरे, ठीक है, हमारे पास इतना पैसा अभी के लिए नहीं है जो हम तुमको फोकट का उड़ाने के लिए दे। बोल सकते हैं ना पापा तुम्हारे, जब तुम्हारे घर में ऐसी कोई समस्या आ जाए या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर उन्हें पैसे दीदी के एडमिशन के लिए देना पड़े, तो बोल सकते हैं अरे भाई दीदी के एडमिशन के लिए चाहिए, तेरे लिए भी पैसे थोड़े कम है, बाद में देखेंगे। तो वही यहां पे सेंटर डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को कि भाई अपने मैनेज करिए एक्सपेंसेस। ओके, यहां तक कि जो यहां पे जो बिल्स होते हैं, जो स्टेट के जो मनी बिल होते हैं, उसको भी रिजर्व किया जा सकता है। गवर्नर उसको रिजर्व कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंट कि अभी के लिए इसको हम पास नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अभी के लिए इसको रिजर्व करो। ओके, यहां तक कि सेंटर यहां पे ये भी अथॉरिटी है, सेंटर के पास पूरी अथॉरिटी है कि स्टेट फंड को कैसे यूज किया जाना चाहिए, उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शन दे सके। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, उसको यहां पे पूरी तरह हर्ट किया जाएगा। सिंपल सी बात आपको बता दूं तो मैं, मतलब स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनके हाथ से चली जाएगी। ओके, और सबसे बड़ी बात ये वाला एक्चुअली पीवाईक्यू है, मैं बता दूं आपको, मैं बार बार बोलता हूं, मैं जो पीवाईक्यू होता है मैं आपको लिस्ट कर देता हूं वहीं पे। जो सैलरी होते हैं, अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के, इवन प्रेसिडेंट के भी, दैट कैन बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, और समझ लीजिए जिन लोगों को भी पैसा जाता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उनकी सैलरी रिड्यूस कर दी जाएगी। सिंपल सी बात है। अब आपको एक बताता हूं बात में, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, ऐसी सिचुएशन जरूर आ गई थी कि हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाए। लेकिन वही बात आपको बता देना चाहता हूं कि कभी भी इमरजेंसी इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। इमरजेंसी सबसे लास्ट ऑप्शन होता है गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का। अदरवाइज अगर पहला ऑप्शन होता तो गवर्नमेंट ने लगा दिया होता। वैसी सिचुएशन हमारी कंट्री में आ गई थी, करेक्ट। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, इसीलिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई थी, कहीं ना कुछ अमाउंट उनके कट हुए थे। ऑल्दो बाद में उन्हें मिले, लेकिन कट किए गए थे फॉर द टाइम बिंग ऑन द गिवन प्रॉमिस कि आपको बाद में दिए जाएंगे। बाद में दिए भी गए थे, लेकिन उस टाइम के लिए कट किए गए थे। ठीक है, चलिए, लेकिन ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, वही आपको बताया मैंने, ऑल द मनी बिल और अदर फाइनेंशियल प्रपोजल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर मे बी रिक्वायर्ड टू रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। बिल्कुल वही बताया आपको कि स्टेट का जो फाइनेंस है और दैट विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर। स्टेट की ऑटोनॉमी पूरी चली जाएगी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, पूरी ऑटोनॉमी नहीं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट इज सीवियरली कर्टेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो मेनली क्या होता है, सही बात आपको बता दूं तो यहाँ पे सैलरी कम हो जाती है, मनी बिल को, मतलब स्टेट का मनी बिल रिकंसिडर के लिए नहीं, रिजर्व कर दिया जा सकता है। यहां पे भी ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहे किसी भी तरीके से। ये लोग बोल रहे हैं हम रिजर्व कर रहे हैं, हम यहां पे रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज रहे हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवोक कैसे किया जाएगा,
यहाँ पे प्रेसिडेंट उसको किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री अप्रूवल। वैसे नेशनल इमरजेंसी के केस में पार्लियामेंट्री अप्रूवल का कंडीशन रखा गया है, अदरवाइज वहां पे भी दो केस है, या प्रेसिडेंट खुद रिमूव कर सकता है, रिवोक कर सकता है, या फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल के साथ किया जा सकता है, दोनों केस है वहां पे। ठीक है, क्या हमारी कंट्री में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? देखिए नौबत तो आई थी एक दो बार, लेकिन लगी नहीं कभी। 1991 में एक बार नौबत आ गई थी, लेकिन लगी नहीं। आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे इसके बाद ही, तो सबसे वर्स्ट कंडीशन पे हमने नहीं लगाया। तो अब तो हमारी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, तो अब क्यों लगाने की बात है? तो देखिए कोशिश वही करती है कोई भी गवर्नमेंट कि भाई ना लगे, अदरवाइज आगे के 50-60 साल तक ताने दिए जाते हैं। आपको खुद पता ही है कि 1975 में एक इमरजेंसी लगी थी, मतलब जो इंटरनल डिस्टर्बेंस पे आज तक ताने खा रही है एक पार्टी, दूसरी पार्टी एक पार्टी को दे रही है, तो वही एक ताना चलता रहता है। आपको तो पता ही है पॉलिटिकल स्फीयर में चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में यार इतना ही था, इससे ज़्यादा तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए क्या है ग्राउंड यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी के लिए, कंपेयर कर लेते हैं। एक छोटा सा वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। ये जो आर्म्ड रेबेलियन वर्ड है इसको 44th अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था। अब इतना डिटेल आपको नहीं बता पाऊंगा, बट जितना है उतना बता दूंगा फिर भी। आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 एंड इवन आर्टिकल 355 कैन बिकम द ग्राउंड। आर्टिकल 355 में क्या बोला जाता है? सेंटर की ड्यूटी है कि उस स्टेट की रक्षा करेगा। इट्स अ ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट द स्टेट। ठीक है, तो भाई अगर, और लेकिन उसके हिसाब से ये है कि उसमें ये भी मेक श्योर करेगा सेंटर कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेक श्योर करेगा वो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करेगा तो दैट कैन लेड टू द आर्टिकल 356। तो ये वहां पे कंडीशन है। आर्टिकल 360 के हिसाब से क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल जाएगी। ऑफकोर्स उसी केस में किया जाएगा ना, लगाया जाएगा। कितने दिन का अप्रूवल चाहिए? कितने दिनों के अंदर अप्रूवल चाहिए? 1 मंथ के अंदर, यहाँ पे 2 मंथ के अंदर, यहाँ पे भी 2 मंथ के अंदर। यहां पे सबसे बड़ी बात है, आपको हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन आप उसको जिंदगी भर के लिए खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्दो मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी कि आप मैक्सिमम 3 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए, बिल्कुल यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है। आप जब तक चाहें तब तक खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर्स है ना, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, उनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। आपको पता ही है रशिया यूक्रेन की वॉर अभी तक चल रही है, क्या पता इंडिया चाइना की ऐसी अगर 5-6 साल चल जाए तो भाई लग सकती है ना, समझ के देखिए। इसलिए यहाँ पे कंडीशन रखी हुई है। वेयर एज स्टेट इमरजेंसी की बात जब हम करते हैं तो वहां पे भी 6 मंथ के बाद हर बार आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन आप मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा नहीं खींच सकते उसको। यहां तक इसमें भी कंडीशन है कि अगर 1 साल हो जाता है तो उसके बाद आपको कंडीशन चेक करनी है, क्या हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी है, क्या वहां पे इलेक्शन कराए जा सकते हैं कि नहीं कराए जा सकते हैं थ्रू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है कि नहीं, ये दोनों कंडीशन ठीक है तो आप एक्सटेंड करिए, अदरवाइज मत करिए। आप वापस से स्टेट मशीनरी रिस्टोर करिए। और यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में तो आपको बताया है मैंने, इंडेफिनाइट पीरियड तक इसको किया जा सकता है और इसको बार बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में राइट सस्पेंड होते हैं, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंड हो जाता है अंडर आर्टिकल 358, 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते हैं। ओके, और क्यों सस्पेंड नहीं होते? बिकॉज इसको हमने 44th अमेंडमेंट के बाद इसकी प्रोटेक्शन दी है। आप 44th अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्टेट की ऑटोनॉमी का क्या होता है? हाँ, ये देखिए, स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट एज इट इज रहते हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे भी एज इट इज रहते हैं। यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है कि हमारे फंडामेंटल राइट कब रिवोक होते हैं? सिर्फ और सिर्फ इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नॉट इन अदर इमरजेंसीज। एक और बात, कैबिनेट वर्ड कहां मेंशन है? कैबिनेट वर्ड मेंशन है इन आर्टिकल 352, ओनली एंड ओनली 352, क्योंकि कैबिनेट के रिटर्न एडवाइस पे, कौन सी एडवाइस? रिटर्न एडवाइस पे ही पीएम साहब लगा सकते हैं। पीएम साहब रिपोर्ट भेज सकते हैं, पीएम साहब लगवा सकते हैं थ्रू द प्रेसिडेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑटोनॉमी, ऑफकोर्स ये बात है, नेशनल इमरजेंसी है तो ऑटोनॉमी तो चली जाती है, बिल्कुल हमारा यूनिटरी हो जाता है पूरी तरह से मैकेनिज्म कंट्री का। स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे भी उस पर्टिकुलर स्टेट की
ऑटोनॉमी तो नहीं छीनती है, लेकिन एक तरह से पूरा कंट्रोल आ जाता है सेंटर के पास, और यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, होपफुली आपको पसंद आई हो, और मैंने पूरी कोशिश की यहाँ पे समझाने की आपको। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।